मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। मैं आपसे एक सजेशन लूँगा कि अभी मेरे पास 2 क्लासेस लेनी है। एक प्री के रिगार्डिंग कि प्री की स्ट्रेटजी और पीएसआई की स्ट्रेटजी, या फिर एक मेंस की क्लास। तो आप बता दीजिए प्री का। अरे रुको रुको, ठीक है, मैं दोनों क्लासेस ले लूँगा। अभी पहले प्री और पीएसआई ले लूँ। ठीक है, तो हम बेसिकली मैंने जो अब हम प्री की क्लास डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ कुछ चीज़ें सीखेंगे कि प्री और पीएसआई के सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप अगर देखेंगे, अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, पुराने साल के ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आरएस 2024 का पेपर दिया था जिसकी 71 कट ऑफ गई थी, और मैंने जस्ट 2 गुने के आसपास मार्क्स मान सकते हो, 131 के आसपास स्कोर किया था। तो उसके पीछे क्या ऐसी वजह रही कि मैं 60 मार्क्स 131.5 आए थे तो 60 मार्क्स ज़्यादा लेके आ पाया? कुछ ऐसा कारण होगा। हमें मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रेंड्स को देखना चाहिए, इनपुट आउटपुट के रेशियो को देखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे स्कोर में चेंजेस आए। हम यहाँ टेस्ट सीरीज जो आपके क्लासेस में लगते हैं, या फिर आप आपके सिलेबस पूरे होने के बाद टेस्ट दोगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि मेन बात क्या होती है, हम पहले तो सिलेबस ही नहीं देखते सही तरीके से। सिलेबस देख भी लिया तो किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं ये हम देखते ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तीसरी बात जो हम टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आगे करेंगे, कि हम टेस्ट को देते हैं, उसके बाद हम उसका विश्लेषण कितने टाइम तक करते हैं। मैं अगर कहूँ तो मैंने यहाँ प्री के रिगार्डिंग भी लगभग 50-60 टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज के ही। उसके अलावा मेंस के भी लगभग 100 टेस्ट लिखे यहीं पे। उनके विश्लेषण में मुझे उतना ही समय लगता था जितना मुझे यहाँ पेपर देने में लगता है। प्री का टेस्ट यहाँ 2.25 घंटे के आसपास, 2-2.25 घंटे के आसपास खत्म हो जाता था, 3 घंटे वाला। मेंस में पूरा समय लगता था, परंतु मैं घर जाके ये चीज़ें अवश्य देखता था। जैसे आप अगर मेंस भी करते हैं ना, तो मैं फ़ोटो ले लिया करता था साथ के साथ जमा कराने से पहले, ताकि जब आंसर की आए तो मैं देखूँ कि मैंने यहाँ पर क्या-क्या मिस्टेक्स की है, क्योंकि वो एनालाइज़ करना भी ज़रूरी है। यहाँ हम आपको, जैसे कि 4 महीने में आप में से पीएसआई का एग्ज़ाम कौन-कौन दे रहे हैं? और ये आरएसपी अगला कौन टारगेट कर रहा है? तो मतलब जनसंख्या उस वाली भी है कि जो प्री और पीएसआई के लिए देख रहे हैं। आगे भी देखेंगे, मैं आपको कुछ पेपर भी डिस्कस करेंगे हम आरएस 2024 वाला ही। क्योंकि बात क्या होती है ना, हमारे अंदर कुछ डर बैठ गया है। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग कहते हैं कि आरपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही जो किए ही नहीं जा सकते। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, वो भी मैंने दिया था। 100 में से 85 क्वेश्चन मेरे सही थे जीके वाले पेपर में। और इसके लिए मुझे कुछ अलग पढ़ना नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को आप देखिए और विश्लेषण कीजिए कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। बस जरूरी क्या होता है कि एग्जाम में हम उस आरपीएससी नामक संस्था के प्रश्नों से ना घबराए। मेरे साथ यही था कि मैं उन प्रश्नों से घबराया नहीं, कि प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि प्री वाला पेपर भी मैंने दिया था, शुरुआत के 20 प्रश्न ऐसे आए करंट के। मैं आपको सही कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आरपीएससी कुछ अलग तरीके से पूछ रही है। जैसे कि हम बात करें तो फलाने फलाने इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल में जिस आदमी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसकी वेट कैटेगरी क्या थी। मैंने ब्रॉन्ज मेडल भी याद कर लिया, इवेंट भी याद कर लिया, इवेंट कहाँ हुआ था वो भी याद कर लिया, परंतु वेट कैटेगरी रह गई तो नहीं कर पाए। 20 प्रश्न मेरे शुरुआती तौर पर करंट अफेयर्स के थे, पर मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि करंट हटेगा तो दूसरे प्रश्न आएंगे, वो मैं कर लूंगा। होता क्या है, जब हम नए नए होते हैं ना, तो हम शुरुआती प्रश्नों से घबराते बहुत हैं। कि 50 प्रश्न मेरे ऐसे थे शुरुआत के, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन मुझे नहीं आए। पर जो 51 से लेकर 150 थे ना, उसमें शायद मेरे 3 प्रश्न ही गलत है और अटेम्प्ट सारे हैं। तो वो मैंने सेल्फ बिलीफ रखा कि 50 के बाद भी जब प्रश्न आएंगे ना, तब मैं कर लूंगा। मेरे कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें आराम से अटेम्प्ट करूंगा। यही चीज रही जो मैंने बिलीफ रखा, कि आधे घंटे पौन घंटे तक मैं पेज पलटता रहा कि प्रश्न आ नहीं रहे। और मैं आपको बताऊंगा 71 कट ऑफ का कारण पेपर नहीं, मानसिकता है। इस बार के प्री के पेपर में जब लोग गए ना, तो उन्होंने पहले ही ये मनोधारणा बना ली थी कि 110 तो कट ऑफ
जाएगी ही जाएगी। तो उसी हिसाब से लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया। मेरे भीतर भी यही मनोधारणा थी, परंतु जब पेपर को देखा और 2023 का पेपर भी मैंने दिया था, तो इस मनोधारणा को मैंने चेंज करने का प्रयास किया कि ज़रूरी नहीं कि हर साल का पेपर एक ही हो। 2021 में भी शायद 84 के आसपास कट ऑफ गई थी, उससे पहले तो और भी कम जाया करती थी। तो इस बार 71 ही गई है ना। उसके पीछे कुछ कारण तो ये है कि हमने सोच ही लिया कि 110 जाएगी, तो हमने ना आते हुए भी हमने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। इसीलिए कम से कम 5 से 7 नंबर का कट ऑफ में नुकसान हुआ। अभी ये पीछे लगा हुआ है आरएस प्री और पीएसआई, दोनों को हम सम्मिलित तौर पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब यहाँ सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। ये मैंने आरएस प्री का लगा रखा है, 2024 के डेटा फिल करना रह गया, परंतु जब आप देखेंगे ना तो ये पाएंगे कि किससे कितने प्रश्न आ रहे हैं और इनपुट आउटपुट का रेशियो क्या है। ये हम देखते नहीं कि किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं और उस विषय को अधिक से अधिक समय देते रहते हैं। जैसे कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मतलब जो 2 नोट्स की कॉपियां हैं ना आपकी, कला, संस्कृति और इतिहास की, उन 2 कॉपियों से 16-17 प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए 2-3 हमें नहीं आते हैं, परंतु बाकी सभी तो आ रहे हैं ना। यहाँ सेम भारत का इतिहास, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 14 प्रश्न। ये देखिए आप अंतर कि इतने ही प्रश्न भारत के इतिहास से आ रहे हैं, जबकि इसकी किताबें कितनी हैं? 3, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि नेहरूवियन एरा या हो गया या आज़ादी के बाद का भारत हो गया, वहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित है और वो शायद 5 से 6 पेज के नोट से ज़्यादा नहीं है और वहाँ से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। यही फ़र्क हो जाता है कि कभी तो हम मिडिवल को इतना समय दे देते हैं और वहाँ से प्रश्न निकलता है 1 या 2, और कोई 5 या 6 पेज से 1-2 प्रश्न निकल जाते हैं। ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है। यही हम सीखने का प्रयास करेंगे क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसे विश्लेषण होते हैं जो हमें करना ज़रूरी है। अगर हम वो विश्लेषण करेंगे तो हम पहचान पाएँगे कि आरपीएससी डिमांड क्या कर रही है और कितने प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ हम विश्व और भारत का भूगोल देखें, इस बार 11 प्रश्न थे, पहले 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे, मतलब विश्व और भारत के भूगोल से ठीक प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि उनके नोट्स बहुत छोटे हैं। शायद मुश्किल से आपको 80-90 पेज पढ़ने होते होंगे विश्व और भारत के भूगोल प्री के ओरिएंटेड। सिर्फ इतने ही पेज में अगर 7-8 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं तो इनपुट आउटपुट के हिसाब से तो ये काम ठीक है, बजाय कि इंडिया की हिस्ट्री के। राजस्थान का भूगोल इस बार 2023 में कम आए थे, 2024 में वापस बढ़ गया था क्योंकि नए जिले आए थे तो प्रश्न उन्होंने उस हिसाब से कम कर दिए थे। परंतु पहले देखिए 20, 15, 20, मतलब इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी सिर्फ एक कॉपी है और उसी से आपके सभी प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम 20 प्रश्न यहाँ आगे हो जाए, 14-13 प्रश्न यहाँ कर ले और विश्व के भूगोल में भी प्रश्न सीधे-सीधे आ रहे हैं, तो हमारा कट ऑफ का काम तो लगभग आस-पास तो हम यहीं से पहुँच गए ना 3 विषयों से। एक मैं आपको नीचे जाऊँगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम इग्नोर करते हैं। यहाँ साइंस एंड टेक लिखा हुआ है, इसके प्रश्न देखिए आप कितने आ रहे हैं। शायद आप लोग इस चीज़ को नोटिस ना करते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने महत्वपूर्ण विषय हो चुकी है कि यहाँ से 19, 20, 16 प्रश्न आ रहे हैं। इसमें बायोलॉजी के 3 से 4 प्रश्न आते हैं या 5 भी आ जाते हैं कभी-कभी, और बीमारी का प्रश्न निश्चित है। आपको धीरज सर ने वो नोट्स दिए होंगे और वो ट्रिक्स भी बताई होगी, प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे 2024 का पेपर, आप स्वयं देखेंगे कि प्रश्न वही आ रहे हैं, फिर भी हम क्यों ना कर पाए, उसका कारण 2 है। एक तो हम मन में मान चुके थे कि 110 कट ऑफ जानी है और हमें 110 तक पहुँचना है। दूसरी बात ये कि हमारे मन में आरपीएससी नाम से एक डर बैठ गया है कि आरपीएससी अगर प्रश्न पूछेगी, तो वो मुश्किल ही पूछेगी। ये डर आप में नहीं, मेरी बहन भी एग्ज़ाम दे रही है, उसमें भी ये डर है। मैंने उसको भी यही बताया कि हम ऑप्शन से खेल कर भी है ना, आगे करेंगे। ऑप्शन से खेल लेंगे, प्रश्न हमें कोई-सा नहीं आ रहा, खाली ऑप्शन से आगे कर लेंगे प्रश्न पूरा। ये चीज़ें मेरे अंदर आई है क्योंकि मैंने लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पीवाईक्यूज़ देखे हैं, यहाँ टेस्ट सीरीज़ देने हैं तब किए थे। आपके जो सिलेबस के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके टेस्ट में होते हैं, उनसे बेहतर क्वेश्चन मुझे कोई नहीं लगते। कारण एक कि आपके नोट्स की लाइनें याद कराते हैं वो आपको। बिल्कुल एक-एक लाइन से
4 ऑप्शन बना देंगे और हल्की सी गलती पे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आप उसी को एनालिसिस करें ना, तो नोट्स तो ऐसे याद हो जाएँगे। मुझे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर याद नहीं होती थी। मैंने 3 टेस्ट आपके लगाए थे, ऑनलाइन का था मैं, तो मैंने पीसीएम 6 से लेकर 3 टेस्ट लगाए और मैंने ये पाया कि उन टेस्ट की वजह से मुझे मेरी आर्ट एंड कल्चर याद हो गई। क्योंकि 100-100 प्रश्न, अगर 300 प्रश्न मैंने कर लिए, 90-90 मान लीजिए, तो 300 प्रश्न में मेरे सारे नोट्स ही कवर हो गए लाइन टू लाइन। जीण माता के लिए 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन मेरे नोट्स के थे और एक में गलती थी। मैंने गलती की, मेरे दिमाग में स्टिक हो गया कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे जीवन भर याद रहेगी ना। अगर आगे हम यहाँ भी देखें तो भारतीय संविधान से भी ठीक-ठीक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वहीं राजस्थान से कुछ प्रश्न ऊट-पटांग होते हैं। हालाँकि 2023 में तो नहीं थे, 2024 में फिर भी आए हैं। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे प्रमिल माथुर जी का प्रश्न ही 2024 में पूछा था कि प्रमिल माथुर जी की नियुक्ति कब हुई? तारीख महीना चेंज किया है, सिर्फ साल वही रखा है। ऐसे प्रश्न छोड़ने के होते हैं, क्योंकि हम 200/200 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लगभग 130-140 की भी अगर पीएसआई के लिए कह रहे हैं, तो जिस प्रकार से 2021 में लोगों को 160 आए, रिचपाल जी थे, उन्होंने कहा मेरे पीएसआई में 160 नंबर आए जीएस 1 में, जीएस 2 में। तो उनके 160 प्रश्न नंबर आने के कारण ये भी था कि 2021 में थोड़ा प्रश्न पेपर इतना टाइट नहीं था। अब थोड़ा टाइट हो रहा, तो हम 140 की प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। 100 प्रश्न आते हैं पीएसआई में, 140 का प्रयास करेंगे तब जाके थोड़ा नीचे तक सेटल होंगे, या आरएस प्री में भी ऊंची छलांग लगाएंगे तो मेंस में भी फायदा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे पे आपका मैं ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे से ये प्रश्न कुछ ज्योग्राफी में जोड़ दिए जाते हैं, परंतु इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 15 प्रश्न आते हैं। ये राजस्थान की ज्योग्राफी में जोड़ देते हैं प्रश्न, लेकिन 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के आते हैं। करंट अफेयर मेरी मानिए तो उतना फोकस मत कीजिएगा। पहले 2021 से पहले बहुत फोकस किया जाता था कि करंट पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, मैथ्स रीजनिंग कर लो, आपका कार्य हो जाएगा। परंतु अभी करंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट का आरपीएससी ने स्वयं ने ऐसा कर दिया है हेक्टिक प्रोसेस कि शायद मेरे भी 5 या 6 प्रश्न ही सही हुए थे 20 में से करंट के। बाकी सही हो ही नहीं पाए। 7 मान लो, 8 मान लो, इससे ज़्यादा सही नहीं होते। जबकि पहले 15 तक आदमी कर आते थे करंट के क्वेश्चन सोल्व। अगर हम यही चीज़, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपने देख ही ली, अब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी बता रहा हूँ और जब मैं आपको पीएसआई का सिलेबस बताऊंगा ना, तब इंडियन इकोनॉमी पीएसआई में अलग तौर पर पूछी जा रही है, उसका वेटेज वहाँ ज़्यादा है। पीएसआई में 100 प्रश्न ही आते हैं और 200 मार्क्स का रहता है। यहाँ 150 प्रश्न आते हैं और 200 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर आपको मैथ्स वाले जो बैकग्राउंड के, रीजनिंग तो चलो सब कर ही लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप जिनके पास नॉन मैथ्स से हैं और मैथ्स का प्रयास कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में ही 4-5 साल से हूँ और मैंने शायद 1-1, 2-2 नंबर से फेल होते हुए उन्हीं लोगों को देखा है जो नॉन मैथ्स से हैं। यहाँ मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि हमारे पास अभी समय है और हम मैथ्स के कुछ सिंपल टॉपिक्स जैसे रेशियो हुआ, अनुपात समानुपात, परसेंटेज हुआ, ये कुछ ईजी टॉपिक होते हैं जो हम कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, आठों के आठों नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, 3 से 4 तो करें। मान लीजिए कुछ मुश्किल टॉपिक्स होते हैं, मैं मानता हूँ, परंतु जैसे प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए थोड़ा मुश्किल है, परंतु बाकी चीज़ें तो आसान है ना, सभी तो मुश्किल नहीं है। एक ग्राफ वाला क्वेश्चंस भी आते हैं अपने, वो तो आसान है ना। तो हम ऐसे कि मैथ्स को छोड़ ही दे बिल्कुल, ऐसा नॉन मैथ्स वालों को प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न आपके लिए 6 से 7 नंबर है और 6 से 7 नंबर में अगर किसी ने प्री दिया है तो वो अवश्य जानता है 6 से 7 नंबर का महत्व क्या होता है। 71 जैसी कट ऑफ में 69 भी कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज की गई है, तो आप सोच सकते हैं कि 6 नंबर की भूमिका अलग ही हो जाती है। जो मैथ्स के आपका लिए और आसान हो जाएगी ये चीज़ें। जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, प्लीज़ मैथ्स पे ऐसे नहीं कि मुझे तो मैथ्स आती है, मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ तो छोड़ दे। अगर किसी को भी ऐसा लगे तो 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि मैथ्स कैसी आती है। 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो हवा भी नहीं लगी। मुझे 3 प्रश्नों में हवा नहीं लगी, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, पर पता ही नहीं पड़ा ये क्वेश्चन क्या आया है। परंतु बाकी क्वेश्चन किए जा सकते थे, नॉन मैथ्स वाला भी कर सकता था। 2024 में तो काफ़ी आसान मैथ्स पूछी गई थी। अगर हम पीएसआई के तौर पर ही चले आगे, ये आप सभी देख लीजिएगा और विश्लेषण अपने तौर पर कर लीजिएगा कि इसमें कितने-कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि हम मेहनत कर ले और वहाँ से प्रश्न ही कम आ रहे हो, तो वह मेहनत हमारी शायद उतनी कामयाब ना हो। तो हमें सिलेबस भी अभी हम डिस्कस करेंगे और प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ूँ? ले लो।
ठीक है। ये है पीएसआई। पीएसआई के सिलेबस की अगर हम बात करें तो पीएसआई में आप ये जरूर देखिए कि यहाँ 100 प्रश्न ही आते हैं और प्रश्नों का जो वर्गीकरण है ना उसमें बदलाव है थोड़ा सा। ये रही आपकी भारतीय इतिहास जिसको पूरे दिन घोटे जाते हैं। 5 प्रश्न, 100 में से 5 प्रश्न आते हैं 3 विषयों के, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। यहाँ भी हम सिलेबस देखेंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ये जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना टॉपिक वाइज तो देखेंगे इस क्वेश्चन के तो 15 पीवाईक्यू आ रखे हैं और इनके 2 ही क्यों आ रखे हैं। तब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये ज्यादा हॉट टॉपिक है और हमें इसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब हम प्री की तैयारी में आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट हो गया हूँ, तो अगर मैं मान लीजिए कभी प्री देना पड़ा तो मैं सिलेक्टेड टॉपिक मुझे पता है ना कि मुझे पास करने के लिए कौन कौन से टॉपिक ही देखने हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दूंगा। इस तरीके से आप भी देखिए कि राजस्थान का इतिहास यहाँ भी जरूरी हो जाता है। 10% प्रश्न वहां भी आ रहे थे, 10-11% प्रश्न यहाँ भी आ रहे हैं पीएसआई में। इन चीजों का विश्लेषण अवश्य कीजिए क्योंकि यही आगे पहुंचाने का कार्य करती है। भारत और विश्व का भूगोल वहां कम था, यहां देखिए। हाँ, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं लेकिन प्रश्नों की संख्या 10% हो गई है और नोट्स 70-80 पेज के ही है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इसमें तो ऑप्शन में फंसाता भी नहीं है। आपको पूछ लेगा कि ये खाड़ी कहाँ है, ऑप्शन ए बी सी डी। ये औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, ए बी सी डी। इन औद्योगिक प्रदेशों को मिलान कीजिए। ऑप्शन में कहीं फंसा भी नहीं रहा है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से और वो आसानी से किए जा सकते हैं। अगर हम राजस्थान के भूगोल की बात करें तो वहां प्रश्नों की संख्या अधिक थी, पीएसआई में थोड़े से कम प्रश्न है। यही देखना होता है कि हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। यदि हम पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में यहाँ प्रश्नों की संख्या कम है तो थोड़ा उस तरीके से भी फोकस करना अनिवार्य है। राजस्थान की पॉलिटी की बात करें तो यहाँ भी राजस्थान की पॉलिटी में वर्गीकरण में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, वहाँ अधिक प्रश्न थे। फिर भी मैं आपको यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरफ वापस ले जाना चाहूंगा और देख लीजिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं कि आपके कोर सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं। छोटी सी चीज है, छोटी सी बायोलॉजी है, छोटी सी साइंस टेक है। हाँ, मैं मानता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, कुछ करंट अफेयर्स भी आते हैं, कुछ उस तरीके की चीजें भी आती है। परंतु ये आप अवश्य देखिए कि प्रश्नों का पैटर्न क्या है। मैं मानता हूँ करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काउंट करेंगे। जैसे हमारे भी आया था वी शॉर्ट्स का क्वेश्चन आया था कि मेन पोर्टेबल हाथ से चलाने वाला मिसाइल कौन सी है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफेंस में भी आ गया और अभी अभी चर्चाओं में था करंट में। जैसे कि मेंस में भी आपको प्रश्न आएंगे वो डायरेक्ट साइट से आएंगे। जैसे इसरो की साइट ओपन कर ली, डीआरडीओ की साइट ओपन कर ली, वहां से वो जो ऊपर ही ऊपर दिखेगा ना, अस्त्र को 3 बार पूछ लिया गया है, 2 बार प्री में, 1 बार मेंस में। उसका एकमात्र कारण है कि वो इसरो की साइट पे ऊपर ही ऊपर दिखता है क्योंकि हमने कुछ ऐसा बना दिया था जो कि बहुत अच्छी चीज थी, तो उसे इसरो ऊपर ही ऊपर अपनी साइट पे रख रहा था। 3 बार आरपीएससी पूछ चुकी है। 2023 के प्री में पूछा, 2023 के मेंस में पूछा, उससे पहले भी 1 बार प्री में पूछ चुकी, शायद 2021 का प्री था। तो ये साइट देखनी भी आवश्यक है। हम अब हर चीजों पे ऐसे निर्भर नहीं हो सकते। ये विश्लेषण का कार्य आपको ही करना चाहिए। मैं आपका थोड़ा सा काम आसान बना रहा हूँ कि ये सब मैं आपको सिलेबस भी समझाऊंगा क्योंकि इस फील्ड में आके हम सिलेबस भी नहीं देखते हैं कि सिलेबस किस प्रकार का पूछा जा रहा है। प्रश्न भी चर्चा करेंगे, इस क्लास में नहीं होगा तो अगली और लेंगे। अगर इंडिया की पॉलिटी की बात करें ना तो यहाँ भी 9 प्रश्न, 8 प्रश्न, 9 प्रश्न है और यहाँ भी हम आयोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग पे भी ध्यान नहीं देते। एक एक दो दो पेज के नोट्स होते हैं आयोगों के। मानवाधिकार आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, 1-2 पेज मात्र। कितनी बार तो ये पूछ लिया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान की अर्थव्यवस्था वहां अधिक थी, यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न अधिक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से प्रश्न कम है। यहाँ थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से प्रश्न की संख्या और भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्नों की संख्या में आरएस प्री से पीएसआई में उल्टा हो गया है।
यहाँ इंडिया की इकोनॉमी से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर भी फोकस हमें करना चाहिए। और इंडिया की इकोनॉमी भी बजट से प्रश्न आएगा। एक प्रश्न 2022 में जो बजट, दो अभी फरवरी में जो बजट आएगा, वहां से प्रश्न आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। उसके साथ साथ जो अपनी कोर इकोनॉमी है, अपने को बजट भी पढ़ाते हैं या फिर मुद्रास्फीति पढ़ाते हैं, इन बैंकिंग पढ़ाते हैं, इनसे भी एक दो प्रश्न आने की संभावना है। और कुछ भारतीय इकोनॉमिक सर्वे से आने की संभावना है, एक आध प्रश्न। इस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से गूंथा जाता है और वहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। बजट आएगा, बजट से आपको 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं और शायद मिले भी ना, परंतु बजट से हर बार प्रश्न आते हैं। अभी आरएस मेंस हुआ था, उसमें भी शायद 20 से प्लस नंबर के सिर्फ और सिर्फ बजट से प्रश्न थे, भारत के बजट से। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला था और एक एमएसएमई वाला था, जो साफ साफ लिखे हुए थे। बजट से प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। जब भारतीय बजट आए तो एक तो काम कीजिएगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका स्पीच सुन लीजिएगा, और अगर आपको कहीं समरी मिले, स्प्रिंग बोर्ड वैसे प्रोवाइड कराती है समरी, उस समरी को पढ़ लीजिएगा। आपके पीएसआई का उसी टाइम होगा, शायद अप्रैल में है ना, तो फरवरी में बजट आएगा, 2 महीने बाद तो पेपर भी उसी टाइम आपका बन रहा होगा, मार्च फरवरी में। तो बजट से आने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। मैथ्स और रीजनिंग के 10 प्रश्न फिक्स है, देख लीजिए, हर बार 10 10 10 10 ही आ रहे हैं। और कट ऑफ इसमें तो आपको आरएस प्री में तो सिर्फ पास ही करना होता है, पर यहाँ तो आपको मार्क्स जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा इस और भी ध्यान दीजिएगा कि ये 10 प्रश्न भी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं जो पीएसआई दे रहे हैं उनके लिए। और करंट अफेयर की बात रही तो करंट अफेयर से देख लीजिए, इतना सैलाब भरा हुआ है, परंतु पढ़िएगा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर के अगर 7 प्रश्न मैं सही करके आया हूँ और मैं अगर कम ध्यान देता तो शायद वो 3 प्रश्न ही होते। 4 प्रश्नों का नुकसान शायद यहाँ पीएसआई में तो 8 नंबर दे जाता है, तो आप 8 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो करंट अफेयर भी पढ़िएगा, परंतु सिर्फ करंट अफेयर पर निर्भरता नहीं करनी है, जिस प्रकार से 2021 से पहले करंट अफेयर पर निर्भरता अधिक बढ़ा दी थी। अब हम सिलेबस की ओर ही चलते हैं। यहाँ पर एक साइड आपको आरएस प्री का सिलेबस दिखेगा और एक साइड आपको पीएसआई का सिलेबस दिखेगा। इसका मेन पर्पज ये है, किसी को फोटो लेनी थी पीएसआई वाली, जल्दी लीजिएगा। आगे बढ़े। यहाँ पर इस साइड राजस्थान का इतिहास आरएस प्री का है और इधर पीएसआई का है। यहाँ आप देखिए कि मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, कला और संस्कृति के कितने बिंदु है पीएसआई में। 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ ये कला व संस्कृति है और इससे ही सिलेबस में लिखा हुआ, तो प्रश्नों की संख्या भी तो यही ज़्यादा होगी। मुझे एक बार राजवंश बताइए, यहाँ कहाँ लिखे हुए हैं पीएसआई में? आरएस प्री में तो है, पीएसआई में कहाँ लिखे हुए हैं? कितने लिखे हुए हैं? प्रमुख राजवंश, ये टॉपिक अलग है, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, ये टॉपिक ही अलग है। इस बार जो हाथ का कुरब मेंस में आया था वो इस टॉपिक से आया था, और एक रेवेन्यू सिस्टम वाला 12 नंबर का प्रश्न इस बार इस टॉपिक से आया था मेंस में। ये टॉपिक अलग हो जाता है। उनकी व्यवस्था, उनके मंत्रियों के नाम क्या थे, अलग अलग प्रकार के मंत्री थे, उनके बारे में जो आता है ना, वो यहाँ से आता है। तो इस बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ अब आप आरएस प्री का देखेंगे ना, तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा कि प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक, ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति, ये प्राचीन चल रहा है। यहाँ पे प्रमुख राजवंश लिखा हुआ है यहाँ साफ, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा। फिर यहाँ मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था सेम। यहाँ इसी को इतना बड़ा करके कर दिया है। मैं नहीं कहूंगा कि प्रश्न नहीं आएंगे, मान लीजिए 1 से 2 प्रश्न आ जाएंगे, परंतु चांस उतने नहीं है जितना कि आर्ट एंड कल्चर के लिखे हुए बिंदुओं में है। आर्ट एंड कल्चर के हर बिंदु अलग अलग है। अगर आप मुझे सिलेबस या प्रश्न पत्र बनाने के लिए कहेंगे ना, तो मैं सबसे पहले सिलेबस रखूंगा। प्रोफेसर भी ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले सामने सिलेबस रखते हैं और देखते हैं कि मुझे सिलेबस का हर बिंदु कवर करना है।
प्री का पेपर, पीएसआई का पेपर, मेंस का पेपर, पटवारी का पेपर, वीडियो का पेपर, जो भी पेपर आप देखेंगे वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं कि कौन से बिंदु को मुझे कवर करना है। इसमें से कम 3 से 4 बिंदु को तो कवर करूंगा कि ये बात हुई कि मैं इसी से सारे प्रश्न पूछ लूंगा, 10 प्रश्न पूछने हैं मुझे, जो यहाँ भी तो आऊंगा। साहित्य के लिए एक पूरा टॉपिक दे रखा है, इसमें मैं विजयदान देता कि किताबें क्यों ना पूछूं, इसमें जो किताबें लिखा रखी वो क्या ना पूछूं, प्राचीन काल की जो किताबें वो ना पूछूं, बीसल देव रास क्यों ना पूछूं। यहाँ से प्रश्न आएंगे ना, पूरा एक टॉपिक दे रखा है। यहाँ देखिए बिल्कुल आप मेले भी इसमें कर दिए, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, परंतु ये जो टॉपिक है ना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे और कोई टॉपिक लगता ही नहीं है। हर विषय आपने सब परीक्षा देते हो, आज नहीं देते तो प्रश्न तो देखते ही हैं। ये वाले टॉपिक से जितने प्रश्न आते हैं ना, उतने शायद किसी और टॉपिक से नहीं आते, और इसको शायद हम नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि रटना पड़ता है ना किताबें। एक ही आदमी की 5-5 किताबें रटनी पड़ती है, और वहीं जब मैचिंग में आ जाती है ना, तो होती नहीं है, फिर तो रटते हैं नहीं। शायद 15 पेज के नोट्स होंगे मैक्सिमम इसके, और 15 पेज से अगर 2 प्रश्न आ रहे हैं ना, आ रहे हैं 2 प्रश्न। मैं तो अभी पटवारी का भी पेपर देने गया था, मैं तो देने जाता हूँ सब पेपर, तो उसमें भी 2-3 प्रश्न थे। अभी आरएस प्री में भी आए थे, 2023 में भी आए थे, वीडियो का मैंने देखा नहीं पर उसमें भी आए होंगे, आते हैं। कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि इससे प्रश्न आएंगे, पर इसे हम क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं मुझे नहीं मालूम। अभी हम स्ट्रेटेजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रश्न कभी पत्र कभी और डिस्कस कर लेंगे, परंतु ये सब चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि हमारे नोट्स है, शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे अगर हम चर्चा ना करें तो हम यूं देखते हुए अगर पढ़ाई करेंगे तो उतनी लाभ हमें नहीं होगा। किस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज करना है ये हमें ट्रेंड दिखाता है। अगर हम यही बात करें तो धार्मिक आंदोलन, संत व लोक देवता, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपसे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। हमारे लोक देवता भी इसी में है और संत भी इसी में है, उनसे प्रश्नों की संख्या असीम है, असीम है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, आरएस में आया था कि माउंट आबू कौन से पर्यटन सर्किट में शामिल है। 4 ऑप्शन थे, आगे आएगा प्रश्न, हम करेंगे चर्चा बिल्कुल, परंतु ये प्रश्न भी इसी में आ जाता है। और प्रमुख व्यक्तित्व, ये पूछा जाता है, जो आपके कहीं कहीं बीच बीच में लिखा हुआ है ना, वहां से पूछा जाता है। पीके सेठी कौन है, यहीं से व्यक्तित्व से क्वेश्चन बनाते हैं, जिन्होंने जयपुर फुट का निर्माण किया था, यही व्यक्तित्व से प्रश्न बनते हैं। जो हमारे मेजर, जो उनको परमवीर चक्र मिला था, चेतन सिंह जी, यहीं से प्रश्न आते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ भी लिखा हुआ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। धार्मिक जीवन, ये देखिए, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान में लोक देवी देवता, एक पॉइंट इसे आरएस प्री में भी दे रखा है। आरएस प्री में भी इतना ही सिलेबस पे चर्चा कर रखी है, और ये समसामयिक जीवन, मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, इस प्रकार से हमें हर बिंदुओं पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर आधुनिक राजस्थान देखिए, तो आधुनिक राजस्थान भी इतना है, इसीलिए आरएस प्री में मॉडर्न से क्वेश्चन अधिक आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस में लिख रखा है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान आंदोलन से प्रश्न आ रहे हैं, जनजातियों से प्रश्न आ रहे हैं, 1857 की क्रांति से प्रश्न आ रहे हैं, लोग हमारे क्रांतिकारियों से प्रश्न आ रहे हैं, केसरी सिंह बारट जी से प्रश्न आ रहे हैं, सेठी जी से प्रश्न आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि सिलेबस में उसको कितना स्थान दे रखा है, ये हमें कुछ प्रश्न देखेंगे तब भी पता पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है भारत का इतिहास, जो मैं सबसे कम समय देता हूं, वो ये टॉपिक है। इसके लिए आपके पास इतने सारे नोट्स है, परंतु शायद मैंने सबसे लास्ट में कोई सब्जेक्ट पढ़ी, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वो एंशंट और मिडाइवल पढ़ी। मिडाइवल के नोट्स भी नहीं बनाए थे, किताब ले आया था नोट्स सबसे, और उससे ही पढ़ी, और उससे भी सिर्फ कल्चर वल्चर वाली चीज़ें पढ़ी। ना मैंने मुगल के जो राजा महाराजा उनके बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरे पास समय कम था। 1 साल के आसपास की तैयारी मैंने प्री दिया, और उसके बाद जस्ट मेंस दिया, तो मेरी तैयारी शायद 23 महीनों में मेरा मेंस भी हो गया था। तो मुझे सेलेक्टिव पढ़ना था, तो मैं अगर मिडाइवल पे इतना ध्यान दूं, अभी आएंगे संजीव खेदर सर थे, जो 2018 में आ रहे सिलेक्टेड है, उन्होंने तो ये छोड़ ही दी मिडाइवल। उनके तो वो था कि प्रश्न आया ही नहीं मेंस में, परंतु यहाँ आप देखिए तो 5 प्रश्न आ रहे हैं पीएसआई में, और यहाँ पर प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कला, संस्कृति, साहित्य, ये जरूर पढ़िएगा, कला संस्कृति।
मेंस में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब तो हॉट टॉपिक हो चुका है, और प्री में भी पूछ रहे हैं। कारण ये है कि कला संस्कृति पे एम्फेसाइज किया जाता है, ये मिडाइवल में भी आएगी आपके। मिडाइवल में भी इस बार पूछा है कि ऐसी कौन सी हिंदू कला से बाहर की कला मिक्स हो रही है मुगल काल में, तो हमें लिखनी थी। 5 नंबर का मेंस में प्रश्न था, और एंशियंट से भी अब प्रश्नों की संख्या मेंस में बढ़ा दी है। अब ये चर्चा का विषय हो जाता है, लेकिन कल्चर कल्चर राजा महाराजाओं पे इतना ध्यान ना देते हुए हमें कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे ज़्यादा काम की चीज़ हो जाती है। आधुनिक भारत का देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं। एक तो ये एकीकरण जो हमारे मेंस में भी सिलेबस में लिखा हुआ है, और एक यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, विज्ञान एवं तकनीकी भारत का विकास, भाषाई पुनर्गठन नेहरू युग में, ये इस हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो तो आप मान लीजिए। 2024 एकमात्र ऐसा साल था जब यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, बाकी हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूछ लेंगे 1909 में कौन सी संस्था बनी थी जिसका उद्घाटन इन्होंने किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जमशेद जी ने, टाटा जी ने किया था। आपको पूछ लेंगे कराईकुड़ी में क्या है, अपना पहला अप्सरा जो रिएक्टर था वो कब बना था, होमी जहांगीर बाबा जी कब उसके अध्यक्ष बने थे। ये सभी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 पेज के हैं। एक टेबल बनी हुई है नोट्स में, लास्ट में नोट्स सब पे मिलती है जो प्री क्लियर रिगार्डिंग, उस टेबल में 20 संस्थाएं लिखी हुई है। उन संस्थाओं में से एक प्रश्न आ जाता है। मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल वार्डन का पेपर देने गया था, 2000 मेंस के बाद हुआ था मेरा, 2024 में अगस्त में, तब वहां भी इससे प्रश्न आए थे। चार प्रश्न आए थे। केवल बिंदु कौन सा है, ये रहा। इसमें पूछेंगे कि ये जो संस्था शामिल बनी थी, इससे ये किसके सहयोग से बनी थी, कौन से देश के सहयोग से बनी थी, क्या यूएसए के सहयोग से बनी थी, कनाडा के सहयोग से बनी थी, रूस के सहयोग से बनी थी। इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, और वो मात्र मात्र एक टेबल में लिखा हुआ है जिसमें कुल 20 संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं, उनकी तारीख लिखी हुई है, किस देश के सहयोग से बनी थी और कहाँ बनी थी, बस। और वहां से अगर इतने प्रश्न आ रहे हैं तो हमें ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इस पर हम ध्यान दें। अगर 2 पेज याद करने में तो हमें नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा, और प्रश्नों की संख्या भी अधिक है। वहीं आप देखेंगे तो इसको आप स्वयं देख लीजिएगा। मुझे ज़्यादा पर्सनली इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं रहा है, और मैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि प्रश्न नहीं आते। अगर प्रश्न आते तो मैं इसको पूरी तरीके से रट लेता। हालांकि मुझे याद है, कॉपी का पहले पेज से आखिरी पेज तक मुझे अभी भी याद है। मॉडर्न तो बिल्कुल रटी हुई है, एंशंट भी अब रट ली है, मिडाइवल तो कल्चर कल्चर ही है, पढ़ा है मैंने, बाकी तो पढ़ा भी नहीं है। परंतु मेंस के हिसाब से मैंने रट ली है वो भी चीज़ें, क्योंकि मेरे काम आती है। मेंस में मुझे उत्तर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अगर 5 नंबर का प्रश्न आया था और मैं अगर वो नहीं कर पाता, मैं 5 नंबर पीछे हो गया ना। मैं आपको बताऊं, अभी जब रिजल्ट आया था मेंस का ही, तब मेरे इंटरव्यूज में 43 मार्क्स आए हैं। कल स्कोर कार्ड जारी हुआ था, 43 नंबर मेरे इंटरव्यू में आए हैं। अगर शायद वो 12 नंबर इंटरव्यूज में ज़्यादा होते ना, तो मैं शायद टॉप 15 में होता, टॉप 15 स्टूडेंट्स में होता, और एसडीएम मिल जाता मुझे। तो ये सब लक का फैक्टर होता है, लेकिन अपन मेंस में तो खींच सकते हैं ना। ये मेंस का भी सिलेबस मिलता जुलता ही मिलेगा आपको। जब मेंस की चर्चा करेंगे तब भी हम यही देखेंगे कि मेंस में तो खींच सकते हैं ना। अगर मैं मेंस में ही 12 नंबर और खींच लेता तो मुझे शायद इंटरव्यू में 43 नंबर पे ही मेरा काम हो जाता। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने थर्ड रैंक परमेश्वर जी 357 मार्क्स मेंस में है, 262 की कट ऑफ गई थी। 357 मार्क्स, थर्ड रैंक है उनकी, मेंस टॉपर है अपने राजस्थान के वो। उन्होंने वहीं खींच लिया, इंटरव्यू उनके 40 नंबर है, उनको इंटरव्यू की आवश्यकता ही नहीं है, जब 357 नंबर ले आए। मेरे मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाता हूँ तब उनके वो मार्क्स होते हैं मेंस मेंस के, इतना आगे वो पहले ही ले गए। अभी शायद केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर यहाँ पे ही। तो आप उस हिसाब से भी सोचिएगा। अभी हम वापस प्री की चर्चा ही करते हैं, पीएसआई की चर्चा ही करते हैं। अगले सिलेबस के बिंदु पर देखें तो ये है मेरा एक और फेवरेट चीज, क्योंकि इसमें कम पढ़ना पड़ता है हमें, और प्रश्नों की संख्या अधिक है, और सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ना घुमाता है ना फिराता है। जैसे वो आपको दिखाया था मैंने, उसमें तो कुछ भी प्रश्न पूछ लेंगे इंडिया की हिस्ट्री में, पर यहाँ आसान आसान से प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग वाला टॉपिक भी है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है जो आपके आरएस प्री के सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी भौतिक विशेषता यहाँ भी है, वहाँ भी लिखी हुई है। यहाँ तो
कृषि के प्रकार है, यहाँ कृषि के प्रकार आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो हल्का हल्का वेरिएशन है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं है। लेकिन अगर 90% सिलेबस भी मिल रहा है ना, तो आरएस प्री और पीएसआई का नेचर एक हो जाता है। आपको यहाँ अवश्य प्रयास करना, जो पीएसआई के लिए कर रहे हैं ना, देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस में क्या चेंज है। इस बार 2025 का सिलेबस आया है, उसमें एक चीज ऐड भी की है। क्या जोड़ी गई है? और नई जो अपने कानून आए हैं, आपराधिक कानून, वो शायद मैंने बोला था लिखे नहीं होंगे शायद, पर मैं आपको पॉलिटी में लिखवा दूंगा कि नए आपराधिक कानून जोड़े गए हैं। यही बात करें तो भारत का भूगोल आता है, ये भारत का भूगोल है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। अगर 10 प्रश्न यहाँ से टोटल पीएसआई में पूछे जा रहे हैं ना, तो 4 प्रश्न यहाँ, 6 प्रश्न यहाँ, ये रेशियो बैठता है। और यहाँ भी आप देख लीजिए, आसान सिलेबस है। ये आपको प्रमुख फसलें, आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, कितना छोटा सा ये बिंदु है, यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। 5 से 6 पेज है। ये जो आपके ऊर्जा संसाधन है, ये भी बहुत छोटे हैं। औद्योगिक प्रदेश शायद 3 या 4 पेज में सर करा देते हैं। और ये प्रमुख राजमार्ग और गलियारे, पहला ही प्रश्न अभी डिस्कस करेंगे, इसी का करेंगे। प्रमुख राजमार्ग और गलियारे 4 पेज में पढ़ते हैं हम, और वहां से एक प्रश्न पक्का है, क्योंकि बिंदु अलग दे रखा है। ये बिंदु अलग दे रखा है, इसलिए एक प्रश्न पक्का है। आप ये देखिए कि अगर एक ही चीज में मेले, त्योहार, ये सब लिख दिए, 6 टॉपिक लिख दिए, तो वहां से भी एक ही प्रश्न आएगा। और अगर ये बिंदु ही अलग दे दिया है ना, तो यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है। मुझे एक बात बताइए, कितने प्रश्न आपने देखी नदियों और झीलों से? कितने प्रश्न देखे पीवाईक्यू? मुश्किल से 3 या 4 देखे होंगे पूरे आरएस के, 2013 से उठा के आज तक देखे तो। 3 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको। यहाँ से आपको 6 या 7 प्रश्न दिखेंगे इस टॉपिक से। यहाँ से आपको 5 या 4 प्रश्न दिखेंगे। अगर इससे नहीं पूछा तो इससे अवश्य पूछेगा, अगर इससे नहीं पूछा तो इससे पूछ लेगा। इसमें भी क्या है, इस बार तो इससे भी आया है, इससे भी आया है। 2024 का पेपर देखेंगे तो हम, प्रश्न सारे ये पूछे जा रहे हैं, हर बिंदु से पूछा जाता है। अगर सिलेबस बनाने वाला बैठा है ना, और क्वेश्चन बनाने वाला बैठा है ना, तो वो सिलेबस को देखेगा, 5 बिंदु है, मुझे हर बिंदु को कवर करना है। यही होती है एक बेहतर प्रश्न पत्र की निर्माण की प्रक्रिया, कि मुझे सिलेबस के हर बिंदु कवर करना। अगर मैं सिर्फ यही पूछ लूंगा, पर्वत पठार मैदान से 5 प्रश्न पूछ लिए, तो जिसने ये छोड़ दिया उसका तो नुकसान हो गया, और जिसने इसको ही पढ़ा वो तो फायदे में हो गया ना। तो सिलेबस वाला जब पेपर बनाने बैठता है ना, वो देखता है सभी बिंदुओं से मुझे प्रश्न पूछने हैं। इस प्रकार पेपर का निर्माण किया जाता है। जो मैंने 20-25 प्रश्न पेपर दिए भी है और देखा भी है, तो सिलेबस से अलाइंड होकर किस प्रकार से पेपर बनाए जाते हैं। यही कारण रहा है कि मैंने आरएस प्री में शायद 60-61 नंबर कट ऑफ से आगे ले आया, क्योंकि मैंने सिलेबस को स्टडी कर लिया कि सिलेबस और विश्लेषण किस प्रकार चल रहा है, मुझे कहाँ ज़्यादा ध्यान देना, कहाँ कम ध्यान देना। हो गए मेरे इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न गलत, 2 प्रश्न गलत होंगे। मैंने यहाँ तो कोई गलत होने ही नहीं दिया ना, इंडिया पॉलिटी में कुछ गलत होने ही नहीं दिया। करंट नहीं आई, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे हो गया, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, कुछ भी प्रश्न गलत नहीं, तो मैं वहाँ लीड ले ली। सब अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट हमें पहचानने पड़ेंगे। यहाँ सिलेबस का डिस्कशन का पर्पज ये है कि हम आधा पौन घंटा अगर सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये अपने अंदर आत्मसात कर लो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देखेंगे ना, तो हमें पता पड़ेगा। यहाँ नोट सबसे पीवाईक्यूज की बुक है, लिखे हुए हैं वहाँ टॉपिक वाइज भी। देखिए कि कितने प्रश्न किसके आ रहे हैं। प्री पास करना एक बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जो एक बार प्री पास कर लेता है ना, उसको समझ आ जाता है कि प्री पास कैसे किया जाता है, फिर वो हर बार पास करता है। अभी मैंने जब हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट से जो 2024 में प्री दे रहे थे, उनको 10 दिन पड़े, 15 दिन पड़े। मैंने भी ज्यादा प्री के लिए हाथ पैर नहीं मारे थे, 1-1.5 महीना देना होता है बस। क्योंकि हमें वो पता लग गया कि प्रश्नों का पैटर्न क्या है, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस बिंदु से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये पहचानना आपका कार्य है। अब हर चीज आपको यहाँ खड़े होके नहीं बताई जा सकती। कुछ चीजें होती है जो हमें पेन कॉपी लेके बैठना होता है, प्रश्नों को देखना होता है, तभी से सीख सकते हैं। अगला टॉपिक पे चले हम, तो राजस्थान का भूगोल है। यहाँ प्रश्न कम आ रहे थे क्योंकि टॉपिक भी तो कम है। मैंने आपको कहा राजस्थान के भूगोल से पीएसआई में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, टॉपिक भी तो देख लीजिए आप। और अगर मैं आपको कहूँ ना, जनसंख्या भले ही 2011 की हो, आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे। 2 प्रश्न पूछ ही लेते जनसंख्या के, आरएस में तो पूछ ही रहे हैं, हर बार जनसंख्या प्रश्न पूछ लेते हैं। जनसंख्या में भी क्या, लिंगानुपात फेवरेट है उनका, और साक्षरता फेवरेट है। यहाँ से तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हर बार हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, भले ही जनसंख्या 15 साल पुरानी हो चुकी हो, परंतु यहाँ से प्रश्न आ ही रहे हैं। यहाँ भी हम देखें तो ये जो सिंचाई परियोजनाएं है ना, ये कुछ तो आपके लिखा रखी है, जैसे आपके कोटा में भी आपको बता रखा है कि तकलील,
जी जी बिल्कुल, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, डायरेक्ट मैचिंग के प्रश्न आते हैं कि जिगजैग डैम कहाँ बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, बूंदी में। इस प्रकार से टकली कहाँ है, कोटा में। वो तो छह आपको याद होंगे ना, आला गीला, सावन भादो, आलनिया सॉरी। तो उस प्रकार से आपको याद करने, क्योंकि ये मैचिंग में आते हैं। और एक और चीज बता दूं, ये जो आपके सिंचाई परियोजनाएं दिख रही है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे में 8 वृहद परियोजना के बारे में बता रखा है, और 40-45 छोटी मध्यम श्रेणी परियोजना। जो मध्यम श्रेणी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, पर जो वृहद परियोजना है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे में बड़े बड़े लिख रखी है। जैसे इस बार काली तीर परियोजना है धौलपुर की, वो इकोनॉमिक सर्वे में इतनी बड़ी लिख रखी है, तो वहां से प्रश्न पूछ लेंगे। सर मथुरा नाम का गांव है जो किस परियोजना से लिंक्ड है, इसी से है, धौलपुर में पड़ता है। इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। कहीं और से है क्या? तो आप ये देखिएगा, जनसंख्या में अवश्य ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ साक्षरता लिंगानुपात। क्यों नहीं पूछेगा, यहाँ तो वृद्धि और घनत्व ही है, साक्षरता लिंगानुपात सिलेबस में है, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है। आप सोच रहे हैं आरपीएससी को मजा आता है साक्षरता लिंगानुपात पूछने में, नहीं, ये रे सिलेबस अंदर लिख दिया है ना, तो क्यों ना पूछे। यहाँ घनत्व पूछ लिख दिया है, यहाँ वृद्धि लिख दी है, चार ही तो टॉपिक हुए। ये प्रमुख जनजातियां मेंस में फेवरेट हो चुकी है उनकी, मेंस में पूछ रहे हैं। पिछली बार, इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, पिछली बार 5 नंबर का सोशोलॉजी में आया था, इस बार भी 5 नंबर का सोशोलॉजी में तो है ही। यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ऊर्जा संसाधन काफी आसान से है, 5-6 सोलर के प्रोजेक्ट पर देखने हैं हमको, ये हम इकोनॉमिक सर्वे में भी देखते हैं। ऊर्जा संसाधन, अभी अपनी कितनी टोटल ऊर्जा उत्पादन हो रही है, देखिएगा यही प्रश्न आएंगे, फिर हम आसान आसान प्रश्नों को गलत कराएंगे और कहेंगे कि पेपर मुश्किल था इसलिए 71 कट ऑफ गई। कुछ कमियां हम में भी होती है, ये याद होनी चाहिए आपको। अगर 1-1.5 साल हो गया ना आपको कोर्स करते हुए, तो ये सब चीजें कम से कम इतनी याद नहीं हो तो इतना तो सोच सकते हैं कि 23,000 के आसपास कुछ है क्या, इतना तो याद आना चाहिए ना। 20,000 से ज्यादा है क्या, ऑप्शन में हो जाएगा, कभी तो 18,000 दे देगा, कभी 35,000 दे देगा, तो अपने को लगभग आइडिया भी होगा ना, तो भी कराएंगे। सोलर की कितनी है, भड़ला में कितना उत्पादन हो रहा है, क्या 22-45 है, याद होनी चाहिए चीजें। कि अब पुगल में जो बन रहा है, पुगल की कितनी है, बोडाना नया बन रहा है, ये सब पता होने चाहिए, कोल का पता होना चाहिए। ऊर्जा संसाधन भी अच्छा टॉपिक है, पर्यटन स्थल से इस बार ही प्रश्न पूछा गया। और जैव विविधता वाला जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो 36 कंजर्वेशन रिजर्व हमारे बन गए ना, शायद अभी संख्या बढ़ चुकी होगी, मुझे मालूम नहीं, परंतु ये जो है ना, मेंस में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्री में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन। इसे पूछेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, लगातार बदलाव आता है, आपके नोट्स में भी लिखा रखा होगा सर ने, 1 से लेकर पूरे मैंने पढ़े, यहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं वो। जी विद कंजर्वेशन रिजर्व मैच करा रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, 4 लिख दिए, आगे जिलों का नाम लिख दिए। 2024 का ही प्रश्न है, भी देखेंगे अब ये आएगा। तो आप ये सिलेबस अवश्य देखिएगा और सिलेबस को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ शायद एक चीज रह गई है, जो नए क्रिमिनल लॉज है वो आप सिलेबस में ऐड कर लीजिए, क्योंकि 2025 सिलेबस में लिखे हुए हैं, मैंने करवाया तो था लेकिन शायद रह गया है, मैंने अभी देखा था जस्ट। नए जो आपराधिक कानून आए हैं 3, वो सभी हमारे सिलेबस में ऐड कर दिए गए। प्लीज आप उसको जोड़ लीजिएगा, अगर लिखे हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखे हुए तो आप अवश्य जोड़ लीजिएगा सिलेबस में। वो छोटा सा चेंज किया गया है 2025 के पीएसआई के सिलेबस में। और यहाँ देखेंगे ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, इतनी बड़ी चीज। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन। यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा संशोधन कहाँ से हुआ, तो हम सोचते हैं कि बार बार प्रश्न यहीं से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो राष्ट्रपति भी आ गया, प्रधानमंत्री भी आ गया, मंत्रिपरिषद भी आ गई, संसद भी आ गई, उच्च न्यायालय भी आ गया, न्यायिक पुनरावलोकन भी आ गया। एक ही टॉपिक में 6-7 बड़े बड़े टॉपिक डाल दिए। यहाँ क्या है, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। संविधान सभा से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी बैठकें हुई, कितने लोग शामिल थे, इसमें कौन अध्यक्षता कर रहा था, उपाध्यक्ष कौन था। यहाँ से संविधान संशोधन से भी प्रश्न आ रहे हैं कि अभी हमारे कितने संविधान संशोधन हो गए हैं, 6। भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, ये देखिए ये वाला जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। शायद इसके 12 से 15 पेज के नोट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 मान लीजिए, इससे ज्यादा इसके नोट्स ही नहीं है पूरे के पूरे। इसमें आयोग है, आयोग से 2 प्रश्न आते ही आते हैं कि बता दीजिए कि ये केग है, केग की
एज क्या होती है, क्या 6 65 होती है, क्या होती है? उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और गठबंधन सरकारें, जो शायद हम इतना नोटिस नहीं करते हैं, परंतु गठबंधन सरकारों से भी प्रश्न आ रहा है कि 1989 में कौन सा गठबंधन था, 70 में कौन सा गठबंधन बना, 80 में कौन सा गठबंधन बना, वीपी सिंह कौन सी गठबंधन सरकार से आए थे। मात्र और मात्र 10 लाइन पढ़नी होती है इसमें, इस वाले टॉपिक में 10 लाइनें, जो हम शायद छोड़ देते हैं। यहाँ 10 लाइनें हैं। राष्ट्रीय एकीकरण हम सब पढ़ते ही है, मैंने वहां भी बताया था आपको कि ये आपको मेंस में भी मिलेगा। राष्ट्रीय एकीकरण की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे जोड़ा था, गोवा को कैसे जोड़ा गया, या फिर हैदराबाद के बारे में रजाकार का 2023 में ही प्रश्न आया था। ये सब एकीकरण से ही तो थे कि रजाकार कौन थे, उनका रोल क्या था हैदराबाद में। हम जब कश्मीर के बारे में पढ़ते, कश्मीर का विलय कैसे हुआ, ये एकीकरण का ही भाग है। आगे अगर ये पूरा सिलेबस आप देखिएगा, बिंदुवार देखिएगा कि कितना मेरा टॉपिक लिखा हुआ और सिलेबस में मेरे नोट्स में कितने पेज लिखे हुए हैं। जितने कम है ना पेज, उतने ज़्यादा प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। क्योंकि आरपीएससी भी सोचती है कि बच्चे तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से पूछ लेते हैं, वहीं से प्रश्न आ जाते हैं। ये विश्लेषण की चीज़ें होती है जो हमें समय के साथ समझ में आती है। आप अगर घर जाके आज 3 घंटे भी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को देना, 3 घंटे भी, 3 घंटे भी कम है। हम तो टेबल पे चिपका के रखते थे सिलेबस, और पूरे दिन देखते रहते थे, अच्छा ये वाला पॉइंट है, इसको गोला मारो, दूसरी बार हो गया, दूसरी बार गोला मारो, तीसरी बार गोला मारो, और चलो ठीक है ये इतना ही है। अरे यार इससे तो प्रश्न आ रहे हैं यार बार बार, जब हम देखेंगे तब पता लगाएंगे। टेलीग्राम पे भी आप सब एक्टिव हो, हजारों चैनल में जुड़े हुए हो, मुझे मालूम है, मैं भी 2000 चैनलों में जुड़ा हुआ हूँ। पर वहाँ कुछ कंटेंट आ रहा है, मुझे मेरा सिलेबस याद है, तो मैं देखूंगा यार ये तो गठबंधन सरकारों से है, फटाफट लिख लिया। यहाँ मिला और कुछ मिला, लिख लिया ना। ये होती है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के लिए ऐसे बैठना नहीं होता। स्प्रिंग बोर्ड है, स्प्रिंग बोर्ड अगर आपको कुछ प्रश्न पूछता है कितनी बार, ये 4 ऑप्शन है आप टिक कीजिए, अपन टिक कर देते, गलत हो गया ठीक है, पर देखिए ना वो सिलेबस के किस बिंदु से आया है। ये देखने का प्रयास तो कीजिए कि औद्योगिक प्रदेश से प्रश्न है क्या वो, और औद्योगिक प्रदेश से तो मेरा गलत क्यों हुआ। जब भी किसी पोल पे क्लिक करें ABCD उत्तर है, तो उसको दिमाग में लाए कि ये सिलेबस के किस बिंदु से आया हुआ है और क्यों पूछा है। अब आप में से कितने लोग वीडियो का पेपर भी देके आए हैं? मैं तो कह रहा हूँ वीडियो का पेपर दिया है ना, उन जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार सिलेबस रख के देख लीजिएगा और देख लेना कि सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछे गए कि नहीं पूछे गए। मैंने तो पेपर देखा भी नहीं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिलेबस के हर एक बिंदु को कवर किया गया होगा। मैथ्स में भी अगर आएंगे तो सिर्फ प्रतिशत प्रतिशत के प्रश्न थोड़ी ना पूछेंगे, हर चीज को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी हर चीज को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। भले ही आपके इतने छोटे सी चीज में संविधान संशोधन लिखा हुआ है, लेकिन एक प्रश्न इसका पक्का है, चाहे राष्ट्रपति से ना पूछे, कितनी बार पूछा गया, राष्ट्रपति से फिर पूछ लेंगे, प्रधानमंत्री से कितनी बार पूछा गया, मंत्रिपरिषद से कितनी बार पूछा गया, संसद से कितना पूछा गया, ये अपने नोट्स में शायद 60 पन्नों 70 पन्नों में कवर हो रहा है। ये बिंदु कवर होता है 2 पेज, 2 पेज। अगर 106 संविधान संशोधन भी पढ़े ना, तो उनमें से भी इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मुश्किल से 50 से 60 इंपॉर्टेंट है, और उसमें से 30 35 तो आपको याद है। आगे प्रश्न करेंगे, मिलान वाला संविधान संशोधन का 2024 में आया हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सभी चीजें आसान हैं अगर हम सिलेबस का पूरी तरह से विश्लेषण करें और देखें कि किस विषय के कितने प्रश्न आ रहे हैं। मेंस में इसे डिस्कस करेंगे, प्रश्न कराऊंगा मैं आपको, सोचने के लिए मजबूर करेंगे, मैं भी सोचूंगा आप भी सोचेंगे। इस प्रकार से ही तो हमारा उत्तर लेखन भी तैयार होगा और इन प्रश्नों को भी तैयार हो गया। जब हम अभी अभी आज ही प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि चलो ये प्रश्न नहीं आता है, ऑप्शन देखिए 4, अरे हाँ यार ऑप्शन से तो मेरा ये प्रश्न हो जाएगा सोल्व। उस प्रकार की सोच भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ना जाने कितने ही प्रश्न सिर्फ ऑप्शन के दम पर कर दिए। ये आप बिल्कुल देखिएगा कि ये स्टेट पॉलिटी का सिलेबस है। ये महिला और बच्चों के प्रति आपराधिक कानून, यहाँ पे भी आपराधिक कानून लिख दीजिएगा, नए जो लॉज आए भारतीय न्याय संहिता और वो एड किया गया है, वो लिख दीजिएगा जरूर आप। फोटो लेनी थी, और फोटो ले क्या करोगे, ऐसे ही आ जाएगी आपकी क्लास। ठीक है डलवा दूंगा मैं PDF। ये अर्थव्यवस्था है, इसमें आप अवश्य एक चीज देखिएगा कि ये चीज शायद आपने RS के सिलेबस में नहीं देखी है। पंचवर्षीय योजना जो SI के सिलेबस में है। जब मैं यहाँ पेपर देने आया था, SI के सिलेबस की टेस्ट सीरीज में बैठा था मैं इस बार भी, तो मैंने देखा कि यार ये पंचवर्षीय योजना के इतने प्रश्न क्यों पूछे, क्योंकि मैं SI के लिए सीरियस नहीं था। मेरा गोल RS का था और इंटरव्यू दे दिया और एक और इंटरव्यू बाकी था, तो मैं तो ठीक ऐसे आ जाता था, सिलेबस पढ़ा नहीं। फिर मैंने घर जाके देखा तो यार ये सिलेबस में पंचवर्षीय योजना है ना, इसलिए टेस्ट सीरीज वालों ने 5 प्रश्न पंचवर्षीय योजना पे ही पूछे हैं।
मुझे ये सोचने मजबूर हुआ क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूँ घर जाके बैठ के। मैंने पता लगाया कि यार ये यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इस बार भी मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन है कि डोमार मॉडल क्या है? वो भी पंचवर्षीय योजना से आया हुआ है। ये कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान स्थिति ये सभी प्रश्न आएँगे। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, हर बार प्रश्न है, हर बार प्रश्न है। एक और इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या तो हैप्पीनेस से पूछ लेंगे या ह्यूमन डेवलपमेंट से पूछ लेंगे। एक ही काम है इनका, हर बार प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बस पता लग जाता है कि ये 2 1 नंबर तो पक्का कर लेना है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसमें क्या पूछते हैं, स्थान कौन-सा है, कौन-कौन से देश अपने से आगे हैं, देश भी कौन पूछेगा, पाकिस्तान पूछेगा, श्रीलंका पूछेगा, बांग्लादेश पूछेगा और इसमें अपना स्कोर क्या है, बस। इससे ज़्यादा डेटा उनके पास भी नहीं है और अपने पास भी नहीं है, बस 3 लाइनें याद करनी है और उससे एक प्रश्न पक्का है कि एचडीआई कब जारी होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स कब जारी होती है। हमने तो पढ़ रखा है ना एचडीआई बनाई किसने थी, इसके कंपोनेंट क्या-क्या है। हमने तो 6-7 इंडेक्स और पढ़ रखी है कि असमानता इंडेक्स क्या होती है, परंतु यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये अपने को बिल्कुल देख लेना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ये जब अब आप सभी को पता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स से प्रश्न आ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से प्रश्न आ रहे हैं और सिलेबस में साफ-साफ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? बता। ये रहा मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक। अब ये एक बात बता दो मुझे, यहाँ से प्रश्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसको अलग बिंदु दे रखा है, इसको अलग बिंदु दे रखा है। मैं सिलेबस बनाने बैठा हूँ या पेपर बनाने बैठा हूँ, तो मैं देखूंगा कि यहाँ कितने बिंदु है और इस वाले टॉपिक से भी मुझे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। यहाँ 2 प्रश्न तो यही हो गए ना, ये रही अपनी योजनाएं जो अपन पढ़ते रहते हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, ये रहा। इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम ये सोचते नहीं कि प्रश्न पूछे तो जा रहे हैं, पर क्यों पूछे जा रहे हैं? उस क्यों पे चर्चा करें ना, कि क्यों का कारण सिर्फ और सिर्फ सिलेबस है। सिलेबस में एक बिंदु दे दिया, आपके खुशहाली से पूछ लेंगे, खुशहाली से नहीं पूछी तो मानव विकास से पूछ लेंगे, क्योंकि ये एक ही बिंदु जो मानव संसाधन है ना, उसके अंदर लिखे हुए हैं। इसलिए यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिलेबस को आप, मैं कह रहा हूँ 3 घंटे क्या 10 घंटे दो, सिलेबस याद हो गया तो 10 नंबर तो वैसे ही आगे हो गए। क्योंकि अगर अखबार पढ़ने की जो लोग कहते हैं, मैं भी अखबार का बहुत बड़ा वो समर्थक हूँ कि अखबार पढ़ना चाहिए, पर सिलेबस याद होगा ना, तो मैंने पढ़ा कि यार ये तो मेरे इकोलॉजी वाले टॉपिक से लिंक हो रहा है, ये वाला तो मेरे राष्ट्रपति से लिंक हो रहा है, ये तो मेरे संघवाद से लिंक हो रहा है। अखबार पढ़ूंगा तो अपने आप दिमाग में सिलेबस याद होगा, तो वो छपेगी चीज़ें कि अखबार से यहाँ लिंक कर दूंगा और उत्तर लिखने बैठूंगा ना तो ये वाला लाइन डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि अखबार में मुझे सिलेबस से दिख रहा है मेरे साथ साथ। इसलिए लोग कहते हैं, टॉपर्स आके कहते हैं कि सिलेबस याद करो। इस कोई मजा किसी को नहीं आ रहा सिलेबस याद करने के लिए, कि कहते हैं कि सिलेबस याद कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस का मतलब ये है कि सिलेबस से हमें दिखता है कि ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है, इसका कारण एकमात्र ये है कि ये सिलेबस के इस बिंदु से लिखा हुआ है। अगले पे चर्चा करते हैं, इतना समय भी नहीं है कि एक ही चीज को इतना समय दे दें हम। प्रश्नों की भी चर्चा करनी है। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। यहाँ आपको कम क्वेश्चन आएंगे एसआई में, यहाँ तो आपको 15 प्रश्न मिलेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो 120 पन्नों की किताब आती है उसी से लिंक्ड प्रश्न है। सिर्फ सिर्फ उसी से प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका शायद 8वां 9वां चैप्टर होगा, जहाँ पर एक तो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य तो एक ही चैप्टर में है। उसके अलावा जब भी ये रहे अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, निशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों, समर श्रमिक, कृषक भी है उसमें। ये सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं। यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि यार यहाँ से क्यों प्रश्न आ रहे हैं? सिलेबस में इतना बड़ा बिंदु दे दिया है, मैं प्रश्न बनाने बैठा हूँ, सिलेबस मैंने सामने रखा है, मैं देखूंगा यार इतना तो यही दे रखा है, क्यों ना यहाँ से प्रश्न पूछे जाए। फिर आप बात कीजिए कृषि उद्योग, यहाँ से प्रश्न क्यों आ रहे हैं? कृषि से जब पूछते हैं कि बाजरा का परसेंटेज कितना था, तो ये एक बिंदु दे दिया है, तो क्यों ना प्रश्न पूछे जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की वृहद परिदृश्य, चैप्टर नंबर 1। पूछते हैं जीडीपी में कितना योगदान है, जीएसडीपी कितनी है हमारी, जीएसवीए कितनी है। पहला चैप्टर को पूरे पूरे एक बिंदु दे दिया है, तो वहां से भी प्रश्न क्यों ना पूछा जाए। यही सब चीजें होती है जो हमें सिलेबस में साथ देखनी होती है। सिलेबस को बताने का मेरे को कहना कि रट दो सिलेबस, सिलेबस रटना थोड़ी ना है, सिलेबस को देखना है कि सिलेबस से प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो प्रमुख विकास परियोजनाएं जो शायद और शायद एक टेबल में ही बता देते हैं आपको कि ये जीका द्वारा चलाई जा रही है, ये एएफडी द्वारा चलाई जा रही है, इसमें वर्ल्ड बैंक है, इसमें एडीबी है, यही प्रश्न पूछते हैं।
आगे प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, और आप सिलेबस से लिंक करेंगे ना तो देखेंगे कि यार हाँ यार सिलेबस से देखा हुआ है और यही प्रश्न आ रहा है। प्रमुख कारण ही यही है इनके पूछने का। संवर्धी विकास एवं आयोजन, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, सभी सभी आपके सिलेबस से जुड़े हुए बिंदु दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, प्रश्न आ रहे हैं आपके 15। इधर 5 ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ही में 5 6 ही आ रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न ही आते हैं वहां पर। ये कुछ चीजें होती है जो देखने की होती है और इन्हें हमें सिलेबस और पीवाईक्यू के साथ बैठना होता है। पीवाईक्यू डिस्कस अभी जरूर करेंगे हम। ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो शायद हम सभी लोग साइड में रख देते हैं। 15 प्रश्न, सॉरी 16 से 18 प्रश्न यहाँ और 12 से 15 प्रश्न यहाँ। सिलेबस का टॉपिक का आपके चैप्टर का नाम क्या है मुझे ये बता दीजिए। जो पेपर होता है उस पेपर का नाम क्या है? जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से ही प्रश्न ही पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे? आपके जो एग्जाम हो रहा है उसमें लिखा होता है जनरल अवेयरनेस GA एंड GS, जनरल साइंस। 17 प्रश्न क्यों ना पूछे अगर अगर पेपर का नाम ही जनरल साइंस है तो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ से थोड़े से कम प्रश्न पूछ जाते हैं, हालांकि पूछे जा रहे हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत, ये सिर्फ आपकी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स यहीं आ गई, सीमित हो गई। इससे आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है। ये रहे आपके बायोलॉजी। यहाँ से आपके डिजीज के प्रश्न आ जाते हैं, यहीं से आपके कोई और प्रश्न आ जाता है। यहाँ देखिए संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, जूनोटिक डिजीज। तो क्यों ना प्रश्न पूछा जाए अगर ये पूरा लिख दिया। आहार एवं पोषण, रक्त समूह और आरज कारक, ये तो ब्लड ग्रुप ही हो गया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खून हो गया। यह हमारा आहार और पोषण हो गया। इसलिए हम विटामिन पढ़ते हैं कि विटामिन ए का क्या काम है, विटामिन बी का क्या काम है, B6 क्यों, B9 क्यों, विटामिन सी क्यों। अभी ADE के जो अधिक अपने को पढ़ाते हैं कि कौन से भोजन के साथ हमारे साथ रहते हैं और कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं वही प्रश्न पूछ लिया है B और C वाला। 2024 या 2023 में है, साफ साफ सीधा सीधा प्रश्न है, 2024 में है शायद। और इसके अलावा भी इस बीमारी, इस विटामिन से कौन सा दोष होता है, कौन सी बीमारी होती है। अभी आप वीडियो पेपर देख के आए, मैंने तो देखा नहीं, शायद उसमें पूछ लिया होगा, नहीं पूछा तो पटवारी में तो पूछा ही है। ये चीजें इसलिए पूछ जाती है क्योंकि ये हाईलाइटेड सिलेबस में लिखते हैं, ये जनरल साइंस है। अब मैं आपको जब बताऊं तो यहाँ पर आपके नैनो प्रौद्योगिकी से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अच्छे लेवल के। शायद ये सबसे मुश्किल प्रश्नों की श्रेणी में आता है कि यहाँ 1D 2D, क्वांटम डॉट क्या है, क्वांटम वेल क्या है, क्वांटम वायर क्या है, 4 प्रकार के नैनो, वो जो है पैसिव नैनो टेक्नोलॉजी, चार के जनरेशन बोलते हैं, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2015, वो वाली जनरेशन, 4 जनरेशन है, वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस, सबसे ज्यादा टॉप प्रश्न डिफेंस से पूछे जाते हैं क्योंकि डिफेंस इंपॉर्टेंट भी हो गया है। उसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये तो उनका फेवरेट है क्योंकि हमारा भी तो फेवरेट है। हम भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम भी तो इसे 30 पेज में स्पेस टेक्नोलॉजी होती है और हमारी डिफेंस भी 20-25 पेज लेती है कि प्रोजेक्ट 17A क्या है, 7 ये क्या है, कौन सी कृपाण, कौन सी प्रकार की फ्रिगेट है या मिसाइल है या कॉर्वेट है, किस प्रकार की क्या है, कौन सी शिप क्या है, हम पढ़ते हैं ना, तलवार रेंज क्या है, सभी प्रकार की चीजें हम खुद पढ़ते हैं क्योंकि ये पूछा जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 अभी चर्चाओं में है। स्कॉर्पियन क्लास की मिसाइल कौन, स्कॉर्पियन क्लास की फ्रिगेट कौन सी है, या फिर हमारे न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है। न्यूक्लियर सबमरीन भी हम पढ़ते हैं कि हमने कौन सी बनाई है, रशिया से कौन सी ली है, इंग्लैंड से कौन सी ली है, कब रिटायर्ड हो रही है। अभी तो ऑपरेशन सिंधु हुआ तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा हाईलाइट में है क्योंकि हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं। हमारा अगर आप बजट देखोगे ना तो रक्षा के लिए बजट भी उतना ही जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि मेरे साथ वाले भी इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, परंतु प्रश्न आप खुद ही देखेंगे कितने प्रश्न इस टॉपिक से इस आ रहे हैं। आगे ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरे तो दोनों मजबूत है तो मुझे इस चीज़ की इतनी चिंता होती नहीं है। हालांकि मैं रोज RS प्री की जब वैकेंसी अनाउंस हो जाती है
1 से 1.5 घंटा देता हूँ, भले ही मेरी मैथ्स कितनी स्ट्रांग हो, भले ही मेरे 12वीं में मैथ्स में कितने ही नंबर आए हो, भले ही मैं आगे हूँ मैथ्स में, परंतु मेरी खामियों को भी मैं मजबूत करने का प्रयास करता हूँ, और जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पे काम ना करूँ तो क्या पता स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाए। तो स्ट्रेंथ पे भी लगातार प्रश्न करने चाहिए। मैं यहाँ पर भी पूरे प्रश्न करके जाता था, कभी मैथ्स के ऐसे नहीं कि मैथ्स तो चलो हो जाएगी, छोड़ो मैथ्स क्या करना, अपन चलते हैं घर जाके सोते हैं, तो ये तो प्रश्न मैं कर ही लूंगा। मुझे मैथ्स में मान लीजिए एक प्रश्न में, यहाँ के प्रश्नों में 35 से 40 सेकंड ही लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु फिर भी मेहनत तो लगती है ना। जिसको भी मैथ्स आती है और ऐसा लगता है कि मैथ्स तो मेरी स्ट्रांग है, तो उसे और मजबूत कीजिएगा, और अगर थोड़ा सा वो आ जाए ना, तो 2023 का पेपर उठा लेना, सब पता लग जाएगा कितनी आती है मैथ्स। 4 प्रश्न वो एम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं, नहीं आएंगे वो, आएंगे तो भी आधे घंटे में आएंगे, और एग्जामिनेशन प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो करने का प्रयास और कीजिएगा। अब ये आपके मैथ्स है वही, ये करंट अफेयर है, जो कि आजकल थोड़ी मुश्किल हो गई है, हालांकि सेकंड ग्रेड में कुछ आसान भी दी थी। और करंट अफेयर में भी एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आपके अप्रैल में पेपर हो रहा है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है, यहाँ से भी इतने ही प्रश्न आने की संभावना है। जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे ना, प्रश्नों की संख्या अपने आप कम होती जाएगी। अप्रैल में पेपर है शुरुआत में, हटा दो इसको, लो मार्च में हटा दो प्रश्न, फरवरी में बढ़ा दो, इधर जनवरी में बढ़ा दो, यहाँ से प्रश्न आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बजट बजट ही आपका ले जाएगा 4 प्रश्न, 3 4 प्रश्न, जो भारत का भी आ रहा है, राजस्थान का भी आ रहा है। आप जो करेंट अफेयर पढ़ते हैं ना, मैंने ये बजट से पाया कि ये अपन पूरे साल भर बजट ही पढ़ते हैं, कि सरकार ने बजट में अनाउंस कर दी कि यही योजना लाएंगे। जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना अनाउंस कर दी, लाडो प्रोत्साहन योजना पूरे साल भर तक पढ़ता रहा कि अब लाडो प्रोत्साहन 1 अगस्त से लागू कर दी गई है, अनाउंस बजट में हुई थी। पैसे बढ़ा दिए गए हैं, अनाउंस बजट में हुई थी। तो ये जो बजट की चीज़ें हैं ना, यही हम पूरे पूरे साल भर तक पढ़ते रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो चीज़ें योजनाएं लागू हो रही है वो बजट में पहले ही अनाउंस करते हैं, क्योंकि पैसा बजट में ही पास होता है। तो बजट इतना इंपॉर्टेंट होता है। इस बार ग्रीन बजट था, कब एग्रीकल्चर बजट था, इससे प्रश्न आएंगे कि पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया। अब आगे हम प्रश्नों की ही चर्चा कर लेते हैं। ये 2024 का पेपर था, इसको लाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को देखे और ये पता लगाए कि जो हमारे भीतर भय बैठा हुआ है ना, कि प्रश्न मैंने 1 से लेकर 150 प्रश्न तक लगातार लगा रखे हैं। कुछ प्रश्नों में हमारे नोट्स के पेजेस भी है, कि आपको मैं बता दूं कि प्रश्न कहीं उड़ता हुआ नहीं आ रहा है, कि उड़ता हुआ किसी के दिमाग में ख्याल आया कि ये प्रश्न यहाँ से डाल देते हैं, इस किताब से उठा लेते हैं। प्रश्न RS प्री के नॉर्मली होते हैं। हाँ, मेंस में थोड़ा नेचर कुछ प्रश्नों का बदल गया है। प्री अभी भी मुश्किल नहीं हुआ है। प्री में कम मार्क्स आने का एक कारण था, चलो मैं आपको एक स्लाइड ऐड करके बताता हूँ। 150 प्रश्नों प्री में आते हैं, RS प्री में SI में 100 आते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, मैंने पर्सनली बता रहा हूं, मैंने मान लीजिए 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत शुरू से ऐसे पड़ी हुई कि फुल खेलो। ये 140 भी इसलिए कि करंट थोड़ी सी आई नहीं तो क्या करें, छोड़ने पड़ गए। 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए किए हैं, हकीकत में 141 किए हैं। 30 प्रश्न मेरे गलत है। आप 30 प्रश्नों से डर जाएंगे कि 30 प्रश्न गलत है, मैंने किए भी तो 140 है। 30 से 140 का आप अगर 1/3 माइनस करेंगे तो मेरे टोटल प्रश्न आ जाएंगे 100, और एक प्रश्न कितने वेट का है, 1.33, ये हो गए 133 नंबर। जो नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं ना, वो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर अपन इतना खुला खेल सकते हैं तो। 30 प्रश्न गलत करके आया हूँ, 133 नंबर आ रहे हैं। 141 किए थे इसलिए थोड़ा सा कम हो गया था, शायद 142 किए होंगे, या एक आध ऊपर नीचे होगा। 131.52 नंबर आए थे मेरे इस वाले प्री में। उसका कारण ये था कि मैं, पेपर मुश्किल लग रहा था, पर करने थे तो करने थे, मेरे से रहा नहीं जाता। मेरी थोड़ी ऐसी अलग वाली बीमारी है कि ज़्यादा प्रश्न करने की थोड़ी बीमारी से लगी हुई है। उसका कारण भी ये है कि CET VET करा देते हैं और देने जाते हैं, वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। शुरू शुरू के पेपर मैंने ऐसे ही दिए थे जहाँ नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, पूरे प्रश्न करने थे, आदत पड़ गई। ये तरीका अगर आप प्री में लगा के देखेंगे ना, अभी आपके टेस्ट होंगे उसमें लगा के देखिएगा कि जब, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए कारगर होगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन से खेलने की आदत है। मैं ऑप्शन से खेल कर ही प्रश्न आगे बढ़ा देता हूँ, कि ऑप्शन से खेला, हाँ यार ये तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लूंगा, तुक्का चलो, तुक्के में 30 गलत हो गए, 100 तो 110 तो सही है। ये आप जब आपका टेस्ट देंगे ना, तब एक चीज का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैं ज्यादा प्रश्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, तब मुझे कितने अंक मिल रहे हैं,
और जब मैं कम प्रश्न कर रही हूँ ना, तब मुझे कितने अंक मिल रहे हैं। अगर ये देखेंगे ना, तो आप अपने आप को कहीं आगे पाएंगे कि किसी किसी की हो सकता है एक्यूरेसी अच्छी हो, कोई यहाँ पर 115 प्रश्न करके ही सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न गलत करे तो शायद मुझसे आगे होगा। पर अगर आपको ये विश्वास है कि सिर्फ मैं 10 प्रश्न ही गलत करूंगी, तो इस तरीके से जाइए। मुझे विश्वास है कि मैं तो 30 करूंगा, 115 करूंगा तो भी 30 गलत करूंगा, मैं पूरा ही जाता हूँ फिर। ये आप, ऐसा नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी आप पे फिट हो जाएगी। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हमें कितने प्रश्न करने पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आपके हर मंडे टेस्ट लगता है, 7 दिन में लगता है, 10 दिन में लगता है, तो आप पेपर दीजिए सही। महीने के 3 टेस्ट तो हो ही रहे हैं, 4 टेस्ट हो रहे हैं, तो उन 10 टेस्टों में लगाइए कि आज मैं पूरे प्रश्न करके देखती हूँ क्या मेरे कितने नंबर बैठते हैं। घर जाके विश्लेषण इसलिए करता हूँ मैं कि घंटे 1.5 घंटे बैठता हूँ, आंसर की लेता हूँ और देखता हूँ यार ये ऑप्शन आ तो रहा था पर मैं ऑप्शन सही से नहीं पढ़ पाया। कितनी बार क्या होता है कि हमारे टेस्ट सीरीज में ए यहाँ, डी यहाँ, सी यहाँ, बी यहाँ, तो हम फ्लो में बी का आंसर मार दिया, उत्तर हो गया डी। ये भी तो गलतियां हमसे होती ही है। कितनी बार ऊपर 1 2 3 लिखा होता है, नीचे लिखा होता है ए सही है, बी सही है, सिर्फ सी सही है, ए बी सी सही है, सिर्फ सी सही होगा ना, मैं यहाँ टिक मार जाऊंगा और नीचे का ऑप्शन पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ये कुछ सिली मिस्टेक होती है जो बाद में अपन रिग्रेट करते हैं। ये हमें टेस्ट सीरीज से खत्म करनी है। 5 से 6 प्रश्न मान लीजिए आपके सिली मिस्टेक से गलत होंगे हर परीक्षा में। उसका एक कारण है कि हम घर आके बैठ के सोचते नहीं है। अगर मैंने ये कर दिया ना, तो मुझे जैसे रैंक की बहुत चाहत होती थी, प्री के पेपर में बैठता था तो मेरा ये उद्देश्य रहता था कि पहला स्थान कैसे करके ले आऊं। यहाँ 13-14 हज़ार लोग प्री में बैठते थे उस टाइम टेस्ट सीरीज में, 14 हज़ार लोग टेस्ट सीरीज में बैठते थे और मुझे ये चाहत होती थी कि पहला स्थान कैसे ले आऊं। एक प्रश्न नीचे होता था, 10 रैंक नीचे गिर जाता था, वो दुख होता था ना। फिर उसका ही विश्लेषण करता था कि यार यहाँ ये ऑप्शन नहीं पढ़ पाया, कहीं छोटी सी चीज लिखी थी, मैं क्यों नहीं देख पाया। बिल्कुल छोटी सी बारीक सी चीज होती है। हाँ, आरएस में भी एक पेज का क्वेश्चन आया था, मैं आराम से बैठा था कि मैं गलती ढूंढ लूंगा, ढूंढ ली, क्योंकि मुझे पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर ली, पहले ही इतना विश्लेषण कर लिया। घर जाके बैठा, ये वाला प्रश्न किस सिलेबस के किस टॉपिक से आया और मेरा क्यों गलत हुआ है, ये भी तो सोचना चाहिए। कि मेरे हिस्ट्री के प्रश्न गलत हो रहे हैं इसलिए मैं पीछे रह रहा हूँ क्या, तो मुझे हिस्ट्री मजबूत करनी चाहिए। क्या मेरे ज्योग्राफी के प्रश्न गलत हो रहे हैं क्या, पॉलिटी के गलत हो रहे हैं क्या, पॉलिटी में भी किस सेक्शन के गलत हो रहे हैं, उस सेक्शन को मजबूत किया जाए। क्योंकि लगातार आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट का मकसद एक ही होता है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ के यहाँ आ भी रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, मान लीजिए आप अभी उतने सीरियस भी नहीं है, जिस वक्त वैकेंसी अनाउंस हो गई ना, उस वक्त आपसे ज़्यादा सीरियस कोई नहीं होगा। 7 दिन तक आप पढ़ेंगे कि मेरा संडे को टेस्ट है, 6 दिन तक पढ़ेंगे सुबह से लेकर रात तक, पेपर दिया फिर मौज मारेंगे, उससे आपका फायदा उतना नहीं होगा। आप पेपर दीजिए, घंटा पर रेस्ट कीजिए, फिर उसी पेपर को लेके बैठिए और सोचिए अरे यार ये अगर इस तरीके से अटेम्प्ट होता ना, तो शायद मेरे 2 से 3 नंबर अधिक आते। और मान लीजिए 2 से 3 नंबर पीएसआई में तो बहुत होते हैं। शायद जनरल कैटेगरी में आपकी 300-400 रैंक होगी तो आपको क्या मिलेगा वो आप ही सोच सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी आपकी 400 रैंक होगी तो आपको क्या मिलेगा आप सोच सकते हैं। ऐसा ही में मन में ही सोच लीजिए, शायद कुछ ना मिले। 400 रैंक, 450 रैंक पे आपके लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। 1000 वैकेंसी भी इतना ही होता है। 25% जनरल की मान लीजिए, थोड़ा सा ओबीसी ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस लग रहा है, थोड़ा सा फायदा और मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज वो मिलता रहेगा। परंतु यहीं आपका सब बंद हो जाएगा। मैं पूरे राजस्थान की रैंक बोल रहा हूँ। ये आरएस मेंस में भी जनरल ओबीसी के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 600 बंद होता है और बॉयज के लिए 450 बंद होता है पूरे राजस्थान में। तो 1 से 2 नंबर का महत्व मैंने आपको भी बताया कि अगर मुझे मेरे मेंस में नंबर खूब है, अगर मुझे इंटरव्यू में थोड़े से नंबर ज़्यादा दे देते, 43 मार्क्स एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, अगर मुझे 57 दे देते, 55, 56, 57 दे देते, तो मैं शायद आज टॉप 15 रैंक में होता। नहीं दिए। उन छोटी छोटी चीज़ों का मलाल रहेगा, वो हमें सिली मिस्टेक से कवर करनी है। मैंने मेंस में भी कुछ गलतियां की, मैं अगर वो मेंस में वो गलतियां नहीं करता तो शायद इंटरव्यू का इतना मलाल ही नहीं रहता कि दे दे 40 नंबर दे। परमेश्वर जी भी 30 नंबर दे देते तो भी मैं टॉप पे था। कौन आ रहा था, बोले थे मेरे को, क्योंकि उन्होंने मेंस में ही इतना सब कुछ कर लिया है। आप भी अगर आपके पीएसआई का पेपर लगता है तो हिंदी में आपको टारगेट रखिएगा कि इतने नंबर तो आए। भारी लग रहा है क्या, 180 नंबर का प्रयास करना है।
राजस्थान में अगर टॉप 100 में आना है, टॉप 200 में आना है, तो ये प्रयास तो अवश्य आपको करना ही पड़ेगा ना। और सेकंड पेपर में भी आपको इतना प्रयास करना है, तब जाके कहीं 120 पे अटकेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा, टेम्पलेट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा कि आपको इतने लाने ही लाने हैं। ये पिछली बार टेम्पलेट बना दिया गया कि 115 नंबर पे प्री पास होंगे आप सभी के सामने ही प्री हुआ है, कुछ लोगों ने दिया भी होगा। 110 से 115 नंबर बनाओगे तो प्री पास होगे, वरना फेल हो, क्योंकि 2023 में 100 कट ऑफ गई थी। लोग इसी मनोधारणा से गए, इसलिए 71 भी नहीं ला पाए। कि उनके 85 आ रहे थे, 90 आ रहे थे, अरे यार 90 में तो पास होंगे ही नहीं, ज़्यादा अटेम्प्ट करो। उनको नहीं आते हुए भी अटेम्प्ट किए, प्रश्न की पत्र की वो कठिनाई को समझ नहीं पाए, और यहाँ उनकी समस्या हो गई। आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होंगे। मैं तो अब जैसे अब इतने पेपर्स दे दिए है कि मैं डायरेक्ट ओएमआर भरता हूँ। प्रश्न पत्र पे गोले मारना भी छोड़ दिया अब तो मैंने, कि प्रश्न पत्र पे ये प्रश्न है, दूसरा टिक मारूंगा, सेकंड राउंड में आऊंगा नहीं, सेकंड राउंड में क्यों आना है, डायरेक्ट ओएमआर भरता हूँ। ये पटवारी का पेपर था, 1.25 घंटे में हो गया था, 270 नंबर है 300 में से। उसमें पटवारी का पेपर में डायरेक्ट पेपर आया, ये ओएमआर भरी हुई है, पहले प्रश्न डी गोला। इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए। 4 साल में मैंने सिर्फ पेपर ही पेपर लिखे हैं, सिर्फ पेपर लिखे हैं। मेरा संडे फिक्स था, अप्रैल 2023 से अभी रिजल्ट आया उसके 1 महीने पहले तक मैं लगातार पेपर दे रहा था। हर संडे को यहाँ बैठ के दे रहा था। कुछ पुराने पेपर भी होते हैं, ओएमआर की फोटोकॉपी निकाली, उसमें भर देता था। कुछ पुराने पेपर है मेंस के लिए, यहाँ नोट सबसे मिल जाते हैं पुराने पेपर, या फिर जो बुक्स है, और किताब तो आपके पास होगी, लिखो ना। मैं तो रोज लिखता था, इसलिए इतनी तैयारी हो गई कि डायरेक्ट ओएमआर भरने कॉन्फिडेंस आ गया। और एक बार ही पलट के नहीं देखता, भर दिया तो भर दिया, गलत कैसे कर देंगे। कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, कि मैं हर परीक्षा में बैठ रहा हूँ, हर परीक्षा में कट ऑफ से बहुत आगे खेल रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि कर लूंगा। उसकी तैयारी यहीं से शुरू होती है। अब हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं, मैं आपको भी समझाने का प्रयास करूंगा। जी सर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए, पढ़िए, आसान प्रश्न है। पीएसआई में इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा ना, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बाद में आएगा, वो पढ़ लेंगे। 90% इकोनॉमिक सर्वे हर साल सेम रहता है। राजस्थान का तो, इंडिया का तो फिर भी चेंज होता है, लेकिन राजस्थान का 90% इकोनॉमिक सर्वे सेम रहता है। मैं तो 2021 वाला रटा हुआ था, आज तक काम आ रहा है। मैंने तो क्लासेस भी नहीं देखी, अब इकोनॉमिक सर्वे क्लासेस देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे में 4-5 घंटे में हो जाता है। ये तो याद 2021 का पढ़ा, 2022 का पढ़ लिया। मैंने तैयारी 2022 से स्टार्ट की थी, लेकिन 2021 का पढ़ लिया था यूं ही। 2022 का पढ़ा, 2023 का पढ़ा, 24 का पढ़ा। 3 साल तक अगर एक ही चीज पढ़ रहा हूँ, 2 बार क्लासेस देख ली, तीसरी बार क्लास भी क्यों देखूं। और ऑनलाइन स्टडी के टाइम टेबल बाद में बता दूंगा, अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा ये प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको क्या करना था। मैं तो कह रहा हूं आपको आपको तो याद होगा, क्योंकि आपने लिखा रखा साफ साफ। फिर भी सबसे ज्यादा दूर भारत के मैप में सोचिए कि सबसे ज्यादा दूरी किसकी होगी। क्या ये है, ये छोड़िए, यहाँ सिर्फ सी और डी ही दे रखा है, सी और डी। मैं इन दोनों के बारे में सोचूं क्यों। सी और डी में क्या होगी, कोलकाता दिल्ली ज्यादा दूर है या चेन्नई कोलकाता। सी अगला। तो ये से आप याद है तो बढ़िया बात है, लेकिन इस प्रकार से भी तो सोच सकते हैं। अगर मैंने चेन्नई कोलकाता कर दिया, तो मेरे दो तो गलत हो ही गए ना, मेरे 2 ऑप्शन ही बचे। अब इस प्रश्न को मैं ना करूं तो बेवकूफ मैं हुआ, कि 2 ऑप्शन मैं काट चुका हूं, और फिर भी इस प्रश्न को गोला मार के आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि अब मेरे गलत होने के चांस 50% हो गए, और सही होने के चांस 50% हो गए। पहले सही होने के चांस मात्र 25% थे। मेरा अगर एक ऑप्शन भी गलत हो जाता, ऑप्शन भी कट जाता है ना, तो मैं उसको अटेम्प्ट मारता हूँ, इसलिए मेरे 30 गलत है, और इसीलिए मेरे 110 सही है। कि अगर एक ऑप्शन भी कट गया ना, तो मेरे को अटेम्प्ट करना ही करना है। मेरे लिए यही एक वो थी कि 1/3 अपना नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और मेरा एक ऑप्शन कट गया, मैं तो प्लस में आ गया, कि मेरे अब करने के चांसेस भी बढ़ गए। तो इसमें आप दूसरा बताइए, अगला ऑप्शन में लिखा हुआ ही क्या है, डी। अब आपने पढ़ा है तो सबसे छोटा राजमार्ग भी आपको पता ही है। बस ये आपका इस प्रकार से उत्तर सोल्व हो जाएगा, और ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये रहा। ऐसा डायग्राम आपने भी बनाया होगा। कि मैं यहाँ कोई ऐसे बता नहीं रहा कि नोट से आ रहा है, नोट से आ रहा है, नहीं। मेरा पर्पस है कि आपको मैं इतना बता दूं कि ये
जो मोटी मोटी चीज है ना, जो मैंने आपको बताया था कि हमें औद्योगिक गलियारे, सिर्फ 4 पेज के नोट्स है, वहां से प्रश्न आते हैं, वहां से प्रश्न आते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा। कोई पर्पस नहीं है मुझे कि यहाँ के नोट से आ रहे हैं, नोट से आ रहे हैं। मुझे ये बताना पर्पस है कि औद्योगिक गलियारे से प्रश्न आया है, 4 पेज के नोट्स है। उन 4 पेज के नोट्स को भी अगर अपन कंठस्थ याद नहीं करते हैं और इस प्रकार के प्रश्न को गलत कराते हैं तो समस्या कुछ हम में ही है। आप में से किसी, बहुत सारे लोगों ने आरएस प्री भी दिया होगा, नहीं दिया तो आप दीजिएगा। 71 कट ऑफ गई ना, यहाँ गलती की है। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने तो आपको बताया भी नहीं, आप खुद दूरी सोचिए ना कि यार चेन्नई कोलकाता कितनी दूर पे है। खुद अपन मैप देखते हैं इंडिया का तो भी अपने को दूरी पता लग जाती है। अगर हम दूसरे प्रश्न पे चर्चा करें, ये रहा आसान सा प्रश्न, पढ़िए आराम से। मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बस ये पढ़ेंगे ना आप तो सभी प्रकार पढ़ते ही पहले अपने को अपने आप, मेरे को तो पता भी नहीं अरावली में कौन से खनिज पाए जाते हैं, मान लीजिए मुझे पता नहीं अरावली में कौन से खनिज पाए जाते हैं, पर अरावली में सभी प्रकार के खनिज तो बिल्कुल नहीं। ऋषि सर जब रीजनिंग की क्लास लेते हैं ना, तब ये बात जरूर कहते हैं कि सभी आ जाए और कोई नहीं आ जाए तो वहां एक बार रुकना और विचार जरूर करना। ये यहाँ भी काम आती है। यहाँ सभी आ गए ना तो मेरा डी तो वैसे ही गलत हो गया। मैंने तो ऊपर तीनों पढ़े ही नहीं अभी, तीनों तो बाद में पढ़ेंगे। डी कौन कौन से में गलत, गलत बचे मेरा ये और ये। अब मैं टाइम समय आपके पास कम है तो मैं ए और बी को क्यों पढ़ूं, मैं सिर्फ सी को देखूंगा, क्या सी सही है क्या? मैं तो कह रहा हूं मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी भी नहीं है, परंतु मुझे पता है नागौर के आसपास लवणीय जिले है और आंतरिक जल प्रवाह। सही। आसान प्रश्न था कि नहीं था, अभी दोनों प्रश्न देखे जो आगे भी आपको लगेगा कि स्वयं को पता लग जाएगा 71 कट ऑफ वाला तो पेपर नहीं था, ये कुछ डर था और कुछ 110 की कट ऑफ दिमाग में थी, इसीलिए हुआ। ये तो अपने वो टेस्ट सीरीज में पूछा गया था प्रश्न, वो इन्होंने डाला है। ये आप देख लीजिएगा कि गगर के मैदान लिखा रखा है, ये आपके नोट्स में है कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। ये एक और प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न आया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछी गई है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। आसान प्रश्न। अब आपके दिमाग में एक मैप याद आ रहा होगा और सर ने एक एरो बना रखा होगा इस तरीके से कि वर्षा का क्रम किस अनुसार बढ़ रहा है। मेरे को तो कह रहा हूं आपको पता भी नहीं, सर ने वो मैप भी नहीं बनवाया, आप तो सिर्फ ये ऑप्शन पढ़िए, सिर्फ ऑप्शन पढ़िए। मुझे बताइए, क्या 12 से ज्यादा वर्षा भीलवाड़ा में हो सकती है क्या? खत्म। क्या धौलपुर से ज्यादा वर्षा अजमेर में हो सकती है क्या? खत्म। क्या बांसवाड़ा से ज्यादा वर्षा राजसमंद में है? आपको तो कुछ मैप भी पता नहीं, कुछ पता नहीं, सर ने पढ़ा भी नहीं है, खत्म। जालोर जयपुर कोटा एरो भी चल रहा है। ये भी पढ़ने का प्रश्न सिर्फ ऑप्शन से हो सकते हैं। ये तो आपके आसान प्रश्न बता रहा हूं मैं, कुछ कठिन भी आएंगे वो भी ऑप्शन से हो जाएंगे। ये होता है ऑप्शन के साथ खेलना। मैं तीनों प्रश्न कह रहा हूं, एक बार भूल जाइए कि आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर ये प्रश्न हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर। और ऐसा नहीं कि मैं छांट छाट के प्रश्न लाया हूं कि आपको छांट छाट के बता रहा हूं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, आप आरपीएससी की साइट पे जाके अपलोड देख लीजिएगा, सीरीज यही चल रही है और आगे भी यही चल लेते रहेंगे। मेरे को नहीं आएंगे, मैं साफ कहूंगा, पढ़ के भी नहीं आया हूँ कि मैं कोई प्रश्न पढ़ के आऊँ और आपको कहूँ कि ये भी मैंने कर दिया था, नहीं किया था यार। 131.52 नंबर ही है, सब प्रश्न आते हैं तो शायद 180-90 होता। ये वो एरो जो बता रहा था ये रहा कि किस वर्ष वर्षा आगे बढ़ती है। ये भी वो भी वर्षा का ही है, वर्षा का क्रम, वर्षा का क्रम इस तरीके से बढ़ता है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न था कि अगर भीलवाड़ा में ज्यादा वर्षा हो रही है क्या 12 से, धौलपुर में कितनी वर्षा हो रही है। ये सब हम राजस्थान में रहते हैं, इतने साल हो गए तो हमें पता होता है कि कहाँ कितनी वर्षा होती है। अब मैं कह दूं कि बाड़मेर में वर्षा कोटा से ज्यादा होती है तो आप हंसेंगे ही। उसी प्रकार का प्रश्न था कुछ ये। अब ये प्रश्न है, नीचे मत देखिएगा, नीचे अपना टेस्ट सीरीज का प्रश्न लगा हुआ है। मुझे तो ये बता दीजिए कि किस प्रकार का प्रश्न है, क्या ये ऑप्शन से किया जा सकता है क्या? मैं कहूंगा ऑप्शन से नहीं किया जा सकता। ये रटने का प्रश्न है, आपको रटा हुआ है इसलिए आप कर रहे हैं।
हर प्रकार के नेचर के प्रश्न होते हैं। हाँ, आपको दिख गया है वो, काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम ये है, ये रहा कर्नाटक में है केगा। ये अपने को रटा हुआ है, तो अपने को ये सोचना है कि कुछ प्रश्न ऑप्शन से होंगे, सभी प्रश्न ऑप्शन से भी नहीं होंगे। 20 प्रश्न 15 प्रश्न आप मान लीजिए जो ऑप्शन के साथ हो जाएंगे। कुछ प्रश्न कटेंगे और कुछ कॉमन सेंस बुद्धि के आधार पर हो जाएंगे। बाकी सभी प्रश्न आपकी नॉलेज के बेस पे होंगे कि आज वो एक्सपेक्ट भी तो करेंगे कि आप कुछ पढ़ के भी आएंगे। नहीं तो ऐसे कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्न हो रहे होते तो बात ही क्या होती। ये रटने का प्रश्न है, आपको रटा हुआ है इसलिए आपको आसान लगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये आसान प्रश्न नहीं है क्या। मैंने आपको बोला था कि पावर प्लांट आप सिलेबस में देखिएगा, आगे मैं प्रश्न बताऊंगा आपको। ऊर्जा के स्रोत सिलेबस का सीधा सीधा बिंदु था, ऊर्जा के स्रोत आ गए। सिलेबस का सीधे बिंदु पर ऊर्जा के स्रोत आ गए हैं, इसमें भी कुछ नहीं लगा है। ये लिखा हुआ है कि कलपक्कम कहाँ है, ये आपके भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ मैं देख के बताया हूँ, 4 पेज के नोट्स बोले ना मैंने आपको, इसके 4 पेज के ही नोट्स है ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ इतना लिखा रखिएगा, कर्नाटका, नर्रा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, कलपक्कम मद्रास, क्योंकि ये पहला स्वदेशी था। मैंने इसको याद भी कर रखा था कि अपन भारतीयों की आदत है कल पक्का करनी, कल पक्का कर लूंगा, तो मैंने ऐसे याद किया कि भारत का है ये, कल पक्का कर लूंगा। इस प्रकार की ट्रिक भी बनानी होती है। काकरा से तो मैंने ऐसे याद किया, खाकरा गुजरात में खाते हैं, कुछ भी तरीके से याद कीजिए, याद करने की चीजें होती है बस। तो वहां एग्जाम में यही तो याद आएगा। अब ये आ गया है अपना, किस प्रकार की मृदा है। आसान प्रश्न है, ये भी पढ़ने का प्रश्न है कि आप पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। सर ने एक बात बताई होगी, डर्टी डर्टी वर्टी सोल। डर्टी सोल किस साइड पाई जाती है, हार्ड होती। इनसेप्टी सोल, सर ने एक इशारा किया होगा, इनसेप्टी मतलब नीचे की तरफ। क्या जयपुर दोसा और अलवर नीचे है क्या। एंटी सोल इधर पाई जाती है। बची एक और एकमात्र एल्फी सोल। एल्फी सोल। अभी तक हमने 5 प्रश्नों का चर्चा की है, और मैं मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं लेके आया हूँ कि बच्चों को आसान आसान प्रश्न बता के उनको कर दूं कि ये तो क्या है, आसान पेपर है। हकीकत की घी लाइन वाइज पेपर चल रहा है। आगे भी चर्चा करेंगे, 150 तक करेंगे। एक ही प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, नहीं आएगा तो साफ कहूंगा कि ये प्रश्न नहीं आता और आपको भी नहीं आएगा। पर इस प्रकार के प्रश्न तो आएंगे ना। अभी 5 प्रश्न किए हैं, 5 में से आपको कम से कम 4 तो आ रहे होंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ 5 आ गए, पर कम से कम 4 तो आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारे बता रखा है कि कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। ये प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे का, जो मैं आपको कह रहा था ना कि कृषि साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि 2021-22 का पूछ लिया, बस बात वो है थोड़ी सी कि 2024 में उन्होंने 2021-22 का पूछ लिया। हालांकि वो डेटा हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर उत्तर होगा 38.98। इस प्रश्न को लाने का पर्पज मेरा ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रश्न आ रहे। इस प्रश्न को लाने का पर्पज सिर्फ ये है कि ये रही टेबल जो इकोनॉमिक सर्वे में आपकी बनी हुई है। आपके पास इकोनॉमिक सर्वे मौजूद होगा, दूसरा चैप्टर ही होगा एग्रीकल्चर, उसमें आप देख लीजिएगा। आप तो शायद चैप्टर का नंबर बदल दिया इस बार इकोनॉमिक सर्वे में, पिछली बार दूसरा चैप्टर था। तो ये बाजरा और ये रहा 38.98%। इसी का, इसी टेबल से अगला एक और प्रश्न आएगा जब मिलान करने के लिए कहा जाएगा कि इसमें से प्रथम उत्पादन में कौन है। 5 राज्यों के नाम लिखे हुए होंगे, आप पहले ही देख लीजिए। मैं आपको इन्हीं से वापस आगे बताने वाला हूँ। यही प्रश्न 2 जगह पूछा गया है RS 2024 के पेपर में, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल से। तो ये जो हम प्रश्न करते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि हाईलाइट पॉइंट क्या है। राजस्थान ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर का पॉइंट सिलेबस में है। सर जो लास्ट में लिखाते हैं ना, वो यहीं से लिखाते हैं, कहीं और से लेके नहीं आते। क्या उनके अंदर से, सर ने भी बोला मेरे अंदर से ज्योग्राफी का उद्गार नहीं हो रहा कि मैं ज्योग्राफी बनाता हूँ, कहीं लिखा हुआ होता है उसे ही लिखाते हैं। अब वो जो आप एक्सीलेंस सेंटर है ना, उत्कृष्टता केंद्र, उसका भी एक प्रश्न है। कृषि कृषि से इतने प्रश्न बता दूंगा मैं आपको, और ये आपको लगेगा आसान है। एग्जाम प्रेशर में मान लीजिए थोड़ी गलतियां होती है, मैं मानता हूँ एग्जाम का प्रेशर होता है, हाथ दूजते हैं, प्यास लगती है, समय की टिक टिक बज रही होती है। हमारे पास समय की कोई टिक टिक नहीं हो रही, और ना ही ऐसे कोई हिचकिचाहट हो रही है कि प्रश्न नहीं होगा तो क्या। परंतु फिर भी एक आसान प्रश्न की श्रेणी में था, क्योंकि ये टेबल सभी याद करते हैं। ये आसान से टेबल है, इसके 3 प्रश्न दिखाऊंगा मैं आपको भी। हमारे पास ये अगला प्रश्न आ चुका है, ये इकोनॉमिक सर्वे से था। इसका उत्तर था बोरानाडा जोधपुर। रटने का प्रश्न है, मैं नहीं कहूंगा कि ये रटने का प्रश्न नहीं है, परंतु इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है और शब्द से रटना है। शब्द से रटना है। मैंने शब्द से रट रखा है। मैंने तो आपको बोला ना, 3 साल के इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं, हर बार वही चीज आती है। अब भी देखेंगे ना आप, वही चीज आएगी। इस बार सरकार का परिवर्तन हुआ, इसीलिए चैप्टर के जो नाम है ना, उनमें परिवर्तन किया गया, कंटेंट में चेंज नहीं हुआ।
पिछली बार का अगर किसी ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा ना, तो देखिएगा कि उलट-फेर हो गया है। उलट-फेर ऐसा हुआ है कि दूसरे चैप्टर को 5वें भेज दिया है और जो 90 पे होता था उसको दूसरे पे ले आए हैं। इस प्रकार का परिवर्तन किया है, बाकी कंटेंट वही है। ये भी आसान प्रश्न रटने वाला था, जो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था। ये रहा आपका मेडिकल पार्क। ये इकोनॉमिक सर्वे में पहले से ही मौजूद था, ऐसे नहीं कि मैंने छपवाया है कोई इकोनॉमिक सर्वे की मैं डिस्कस करूँगा तो आप प्लीज़ इसको अपने डालिए। आसान प्रश्न है, जो भी आप देख रहे हैं आपने अगर पढ़ा होगा तो, और अगर ये वीडियो आगे भी जाती है तो भी उन्हें सभी को पता पड़ जाएगा कि एक आसान प्रश्न की श्रेणी में आता है। अभी तक हमने 6-7 प्रश्न डिस्कस कर लिए। ये 8वां प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहूँगा कोई, क्योंकि ये प्रश्न एक हास्यास्पद प्रश्न है कि इसमें खड़ीन का उत्तर तो आप आज के 2 साल पहले भी दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा। ये एक प्रश्न आ गया जो नदियों से आया है। इसमें भी आप एक नदी पकड़ लीजिएगा, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अलवर पकड़िए, अलवर से रूपा रेल नदी जाइए और यहां देखिए डी में पहला कहां है? गया, गया। अभी तो एक नदी पकड़ी है। ये सोम जाखम कहां पे है? सभी को पता है ना, सोम माही जाखम होती है। सोम जाखम उदयपुर से पहले में तीसरा कहां कहां है? हो गया, प्रश्न ही खत्म। ऐसे जो आते हैं ना, इन प्रश्नों में आपकी आंखें चमक जानी चाहिए कि मुझे 2 भी पता लग गए ना, हो जाएगा। चलो इनको छोड़ो, अपन तो दूसरे बूंदी से ही पकड़ लेते हैं। बूंदी में कौन सी है? अब देखिए बी में फोर्थ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? पहला और चौथा, 2 ऑप्शन कट गए ना। बूंदी पकड़ ली मैंने, रूपा रेल मत पकड़िए। आप भरतपुर पकड़िए। देखिए सी में सेकंड कितने, 3 में दे रखा है। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ भी एक तो कट गया ना। तो इस प्रकार से प्रश्नों को काट काट के आप करेंगे, आपके टेस्ट में भी करेंगे, तो एक तो ज़्यादा अपनी बीपी बढ़ती है वो भी नहीं बढ़ेगी कि अपने तो कट रहे हैं, आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो एग्जामिनेशन प्रेशर भी कम फील होगा इस प्रकार से ऑप्शन से खेलेंगे तो। और ये ऑप्शन से मैं आपको हर बार सिलेबस बताता जा रहा हूँ, आगे भी सिलेबस बताऊंगा कि साफ साफ आपके सिलेबस के बिंदु में ये पॉइंट इतना बताया है, इसीलिए इतना पूछा जा रहा है। इस क्लास का डिस्कशन करने का एक ही उद्देश्य है कि हम सिलेबस के साथ खुद को जोड़ ले। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो ये तो टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, ये भी टेस्ट सीरीज का है। 9वां प्रश्न गायब है क्या? चलो ये प्रश्न है, ये प्रश्न मुझको नहीं आता था उस टाइम भी। अभी तो मुझको इसका उत्तर पता है, आपको पता होगा शायद, लिखवा दिया होगा तो। शायद इसका उत्तर अर्जुनपुरा वाला हो सकता है, मुझे पता नहीं है अभी भी। पर ये मैं इसलिए लाया हूं कि सभी प्रश्न सभी को नहीं आ सकते। अगर आप मुझे एस्बेस्टोस की खदानों के बारे में कहे तो शायद 50-60 खदानें होगी। अगर छोटी सी खदान मुझे पूछी जाए तो मैं सभी खदानों का उत्तर देने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, और मुझे उसमें कोई गिला शिकवा भी नहीं है कि मैं इस उत्तर को नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दूसरे कर लूंगा। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हर चीज हर व्यक्ति को नहीं आ सकती, ये आपको भी यहाँ रियलाइज करनी है। मैंने जब बताया कि शुरुआत के मुझे 50 प्रश्नों में तकलीफ हुई, पर मुझे अंदर विश्वास था कि अगले प्रश्न आएंगे तब मैं कर लूंगा। आपको भी विश्वास रहना चाहिए कि ये प्रश्न नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न पे आते हैं, नहीं आता कोई बात नहीं, आपको भी नहीं आता कोई बात नहीं, पढ़ लिया ना, अब लिख लेना। शायद अर्जुनपुरा और पीपरदा है, और आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने उसी टाइम देखा था आंसर की में कि शायद ये था, पर आप अवश्य देखिएगा, मेरे भरोसे मत रहिएगा, यही आंसर होगा। ये रहा एक और आसान प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? लिग्नाइट। अब मैंने लिग्नाइट पढ़ लिया, ऑप्शन पे आओ डायरेक्ट। जगपुरा में सोने की खदान है, जगपुरा में सोने की खदान है। आगूचा, जहां से मैं खुद आता हूं, यहाँ पे जिंक की माइंस है, रामपुरा आगूचा। बचाइए एक, मैं क्यों पढ़ूं, कौन होगा आंसर? कपूरडी, मेड़ता और कसनाऊ उत्तर। इसी प्रकार से प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर भी कम समय लग रहा है, तो अगर किसी को लगे कि वहां पर आरएसपी का पेपर सोल्व करते हुए समय ज्यादा लगता है तो नहीं लगता है। ये 12वां प्रश्न जो मैं आपको कह रहा था, कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र, वहां से 36 के आसपास अब बढ़ गए होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु वहां से प्रश्न आता है। मैंने आपको साफ साफ सिलेबस को बताते हुए कहा था। ये रहा वहां का प्रश्न। इसमें आपको चमक जाएगा आंखों में देखते ही पहले। सोरसेन, सोरसन,
12 में है, बूंदी में नहीं है। आगे बढ़ो। कोई मुश्किल प्रश्न है क्या? हकीकतें बता दो, कोई मुश्किल प्रश्न हो तो। नहीं है। ये 71 कट ऑफ, फिर मैं कह रहा हूँ, चौथी बार, पांचवी बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका कारण एक है, एक तो हम आरपीएससी नामक संस्था से घबरा गए हैं। दूसरा कारण ये है कि हमने हमारे सर पर 110 की कट ऑफ को विराजमान कर लिया था और 110 को लेके घूम रहे थे, तो 110 इसलिए नहीं हो पाए। अगले प्रश्न। हाँ, हालांकि राजस्थान के आ रहा है, ये लिखा हुआ है, ये 30 तक के लिखे हुए, अगले पेज पे और होंगे। अब बढ़ गए हैं। और आपका जब बैच खत्म भी हो जाए तब भी आप साइट से देखते रहिएगा, क्योंकि हर बार आपको यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से पता ना पड़े, लेकिन साइट पढ़ते रहना चाहिए। मैं तो जैसे 2022 में पढ़ा था, 2020 के नोट्स है, उस वक्त कितने कंजर्वेशन रिजर्व थे, तो मैं तो खुद ही अपडेट करना था ना। अब मैं बार बार आके क्लास में थोड़ी ना बैठ सकता हूँ। मेरे कोरोना काल की क्लासेस थी, उस वक्त 8 ही थे, अब तो 4 गुना से भी ज़्यादा हो गए। तो मुझे बार बार ऐड करता गया मैं, कि जैसे ही कोई नया आता, टेलीग्राम पे आ जाता है, आप स्प्रिंग बोर्ड क्लिप से जुड़े हुए हैं, आप अन्य टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सब बताते हैं आपको कि ये है। राजेंद्र जी चौधरी भी बताते रहते हैं कि इस अब नया कंजर्वेशन रिजर्व जोड़ा गया, रामसर साइट जोड़ी गई है, 2 रामसर साइट और नहीं जोड़ी गई है, आपको पता है, मेनार और, तो वो पढ़ना होता है। सिटी कौन सी, रामसर सिटी, उदयपुर और भोपाल कहीं लिखे हुए आते, तो वो टेलीग्राम के माध्यम से ही आपको पता पड़ जाएगा। पर टेलीग्राम को ऊपर ले जाते टाइम ये मत कीजिएगा कि उसको बस स्क्रॉल कर रहे हैं, उन चीज़ों को लिखिए ना। उन चीज़ों को लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। मैं पेन उठाता, कॉपी उठाता, लिख लेता डायरेक्ट। मैं यही सोचता, मेरे को जो रहा था कि कॉपी यार, राजस्थान ज्योग्राफी कॉपी तो 7वें 8वें नंबर पड़ी, इनको उठाओ और निकालो। पर यार ये नहीं करूंगा तो मैं लोगों से आगे कैसे निकलूंगा? टेलीग्राम तो आप सभी चला रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। मैंने नोट कर लिया तो एक तो हाथ में देख लिया, और अगली बार वापस आऊंगा तो लिखा हुआ देखेगा तो थोड़ा बहुत तो जोर आएगा ही ना। पर जहाँ जहाँ जोर आ रहा है ना, आप जीवन में कभी भी देख लीजिएगा, जहाँ आपको कष्ट हो रहा है, जहाँ आपको जोर आ रहा है, वो सभी चीज़ें आपके लिए फ़ायदे की है। और जहाँ आपको मज़ा आ रहा है ना, कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, कुछ भी। बहुत कम चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर मज़ा भी आ रहा है और वो आपके फ़ायदे की भी है, बहुत कम। इस उम्र में तो बहुत कम, बाद की बात अलग है। ये एक फिर आसान प्रश्न कहूँगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको आसान-आसान प्रश्न लाऊँ, मैं डायरेक्ट आरपीएससी की साइट से लेके आया हूँ ये प्रश्न, उन्होंने जो डाल रखा था वो। आसान प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई चर्चा करने का विषय भी नहीं है कि इसका प्रश्न उत्तर क्या होगा। ढूंढाड़ तो क्यों ही होगा, सोचने ही पहले पता लग जाना चाहिए। शेखावटी, शेखावटी अगर यहाँ माउंट आबू में भी जा रहा है तो थोड़ी सोचने वाली बात हमें खुद को ही लगनी चाहिए। इनमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मेवाड़ होगा या ये होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सिरोही, सिरोही जोधपुर जोन में आता है। सिरोही आपको उदयपुर के पास अवश्य लगता होगा, लेकिन सिरोही से उदयपुर जाने में 6 घंटे का सफर है, पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए यूँ जाना पड़ता है। तो सिरोही उस सर्किट में आता है। ये प्रश्न मुझे नहीं आता है। मैं लगातार लाइन वाइज प्रश्न ला रहा हूँ। मैं कहूँगा मुझे नहीं आता है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही गई थी कि मेरी हिस्ट्री में इतना ध्यान नहीं देता हूँ, परंतु ये प्रश्न कहाँ से आया वो देखिए आप। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमारे डायरेक्ट सिलेबस में थी, मैंने वहां भी गोला मारा था आपके, वहां से ये प्रश्न आया है। सिलेबस को आदमी देखकर ही पेपर बनाता है, उसके अलावा पेपर नहीं बनाया जाता है। चतुर्श्रेणी देखो, वीडियो देखो, पटवारी देखो, सेकंड ग्रेड देखो, फर्स्ट ग्रेड देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर देखो, पीएसआई देखो, आरएस देखो, सिलेबस देखो, पेपर प्रश्न को देखो, सब समझ में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लगेंगे किसी भी परीक्षा को समझने में। यहाँ समझाने का पर्पज़ है मेरा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो मैंने बोला था आपको कि साक्षरता से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? वहाँ साक्षरता लिखा हुआ है, लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था सिलेबस में? इसीलिए प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए प्रश्न आ रहे हैं। अब कोटा सबसे ऊपर है, सभी को पता है, कोटा ऊपर सबसे। इसमें कोटा कौन से में है? कोटा के बाद जयपुर है, ये भी सबको पता है। ये हो गया ना प्रश्न, हो गया ना। क्या सोचने की बात आई इसमें? साफ साफ लिखा हुआ है ना ये तो, नोट्स में ही। आगे चर्चा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आसान प्रश्न लाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने सीधे सीधे आया, मुश्किल प्रश्न भी आएंगे। हाँ, आर एस प्री 2024 वाला इतना आसान भी नहीं था, परंतु ये प्रश्न फिर से आसान है। 15, 16, 29, 19, 29, 30। आगे बढ़ो ना यार, इन प्रश्नों की चर्चा भी नहीं करनी है, रटने वाले प्रश्न है, आगे बढ़ो। जब ऑप्शन आएंगे तब करेंगे। गलत लगा दिया क्या? हाँ, क्वालिटी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। मैं तो आपको सीधे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देखिएगा कि ये प्रश्न है
आसान सा प्रश्न है। आप जब पढ़ेंगे तब ये जरूर पता लगाइएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है ना, उससे आर्टिकल नंबर 39A जुड़ा हुआ है। इसका बताने का पर्पस क्या है? संविधान संशोधन नामक शब्द बोला था, मैंने आपको गोला मारते हुए बताया था कि संविधान संशोधन आपके सिलेबस में है। संविधान संशोधन का प्रश्न है, ये पहला है। दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा। हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न संविधान संशोधन के आ जाते हैं और मात्र 50 संविधान संशोधन या 60 संविधान संशोधन पढ़ने हैं अपने को, और सीधा संविधान संशोधन नंबर ये, इसके आगे ये लिखना है। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। इसमें 1976 उत्तर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 39 से लिख रखा है, 42 संविधान संशोधन। 1976 उसका उत्तर करना था। ये तो मैं कह रहा हूं ना, पूरी दुनिया को पता है कि 42 संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो 1976 में हुआ था। आपको पता है कि 39 से फ्री लीगल एड 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। ये अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन। मैंने नहीं कि 18 प्रश्न मैं खुद लिख के ले आऊं। अगला ही प्रश्न 18 नंबर संविधान संशोधन पे है। इसका पर्पस वापस ये है कि ये प्रश्न सब कर लेंगे, सॉल्व कराना मेरा मकसद भी नहीं है। 2 तारीख को हुआ, हजारों यूट्यूब चैनल पे ये सॉल्व करवा दिए गए, अवेलेबल है आंसर की। आरपीएससी ने भी आंसर की डाल दी है। परंतु मैं सिलेबस से लिंक करके बता रहा हूं कि किस प्रकार सिलेबस से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है, ये रहा। जैसे कि मिनर्वा मिल्स सब पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट इससे लिंक होता है। क्योतो होलोन सब पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट इससे लिंक होता है। यहाँ आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, बी में फर्स्ट। ये तो एक से ही हो गया, एक से ही हो गया ना। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, आप जब पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आएगा। चलो, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, 39 संविधान संशोधन। ये इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ हुआ था, आप पढ़ेंगे, विस्तृत तौर पर चर्चा की जाएगी। और क्योतो होलोहन, जो हमारे 10वीं अनुसूची है उसमें बदलाव किए गए थे, क्योतो होलोहन, ये आता है 52वें संविधान संशोधन से। ये हमारा, ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, डी वाला नहीं पढ़ा था। परंतु डी वाला 32 संविधान संशोधन से है, तो ये मैं पढ़ लूंगा। परंतु मेरा तो काम मिनरवा मिल्स से ही हो गया ना। और मिनरवा मिल्स, यकीन मानिए, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ते हैं। चतुर्थ श्रेणी में भी पढ़ा जाता है, सिलेबस में होगा तो इतने आसान सी चीज थी, उसको हमें कवर करना है। ये एक प्रश्न है जिससे इतने लोग घबरा गए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रश्न को देखते हुए हजारों लोग घबरा गए कि ये आरपीएससी ने एक प्रश्न का ताबूत क्या दिया है, एक पूरा पेज भर दिया है। इधर इतनी हिंदी, इतनी इंग्लिश, हम ये पेपर 3 घंटे में करेंगे कि 10 घंटे में करेंगे? फिर मैं आता हूं, इस प्रश्न को आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सही है ना? मैं क्यों सोचूं मुझे क्या करना है यहाँ पर? गलत बताना है, सही थोड़ी ना बताना है। ऑप्शन खत्म। सेकंड, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और अब तक जारी किया जाए, तब तक वर्ष 2026 में अभी परिसीमन होगा, तब तक ये रहेगा। सही है, इसको भी काटो, मेरे को तो गलत बताना है ना। कौन सा गलत है? चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस पे ही होता है। ये भी गलत हो गया मेरा। अब मुझे चौथा नजर भी नहीं आ रहा कि क्या गलती है इसमें, परंतु इन तीनों पे तो मैं श्योर हूं ना कि ये तो सही ही सही है। मुझे मान लीजिए, मुझे तो पता लग गया था पेपर में, पर आपको पता भी नहीं पड़े कि ये जो 100 कहाँ लिखा हुआ है, जहां भी लिखा हुआ 100 कहीं लिखा हुआ है, 100, यहाँ 1000 होगा। मुझे नहीं दिखा ये 100, दिख गया था मुझे तो, पर मान लीजिए नहीं दिखा, तो भी मुझे ये 3 प्रश्न, 3 ऑप्शन तो दिख गए ना कि कितने आसान से ऑप्शन है, तो मैं इनको भी तो कर सकता हूं, ये भी तो सोल्व किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। आपका समय कितना हुआ अभी? अगली क्लास किसकी है? कौन लेंगे? किसकी क्लास है ये तो बता दो। एक सेकेंड, साइंस टेक, अच्छा बैच अलग होंगे आपके?
दोनों क्लास कैंसिल करानी पड़ेगी मतलब? ठीक, 5 मिनट और चर्चा कर ले। 5 मिनट, फिर मैं बाद में लूंगा, कम से कम थोड़े प्रश्न। हाँ सर, लेट आएंगे थोड़ा, मैं सर को कह दूंगा ब्रेक दे देंगे सर, वैसे भी एक क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के आया था, मैं मेन बिल्डिंग में बैठा था तब। कह दूंगा अभिषेक सर और साइंस टेक शिवेंद्र सर को भी कह दूंगा, आपको ब्रेक दूंगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं दूंगा, 15 मिनट बाहर से आराम चाय पी के आना, इसी कोई समस्या नहीं है, सर को कह दूंगा। अगले प्रश्न पर ही हम चर्चा करें तो ये मैं बता दूं आपको कि ये जो है ना, 1000 कहीं लिखा तो होगा। चलो अगले प्रश्न पे ही आते हैं। अरे थोड़ा शांत हो जाओ, अगला प्रश्न देखते हैं। ये इतना बड़ा प्रश्न आपको फिर लग रहा है, ये लगातार एक के बाद एक, 19वां था, ये 20वां आ गया, लोगों को फिर लगेगा ये आरपीएससी पॉलिटी से ही मार देगी हमें। अभिषेक सर आए तो उनसे भी चर्चा करना कि सर आसान आसान प्रश्न थे आपके, तो सर ने बता दिए। तो ये प्रश्न भी देखिए कि 25 जनवरी 1952 लिखा हुआ है, यहां पर 1952 होगा क्या? तो मेरा तो इसमें क्या करना है मुझे, भारत के चुनाव आयोग के सही संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए, तो मेरा ये तो गलत हो ही गया। फिर ये जो बहुसदस्यीय होते हैं ना, ये भी एक बार 1989 में थे, उसके बाद हटा दिए गए, फिर वापस ऐड किए गए, परंतु 1995 में नहीं है, ये भी अपना गलत है। मुझे क्या बताना है, उसमें क्या बताना था? ये छोटी सी चीज है जो अपने को देखनी होती है कि मुझे सही उत्तर देना है या गलत उत्तर देना है, ये भी तो चेक की जाती। और मैं पूछूं, ये आपसे सवाल कहां से पूछे गए दोनों? एक राष्ट्रपति से था, एक की कहां से है? आयोग से है ना। जो मैं आयोग आपको कहता हूं कि 10 पेज में आपके सभी आयोग समाप्त हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ 6 घंटे की एक क्लास ली जाएगी और उसमें आपके सभी आयोग खत्म हो जाएंगे, तो उसी आयोग से आपके 3 प्रश्न 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और भारत के और राजस्थान में कुछ सिमिलरिटीज है, मैंने तो एक टेबल बना ली थी, उसमें इस साइड भारत के लिखे, इस साइड राजस्थान के लिखे, सिमिलरिटी है, और डिफरेंस भी वहीं पता लग जाएगा साथ साथ कि यूपीएससी की आयु 665 है, आरपीएससी की 662 है। ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ पता करेंगे तो कंपेरेटिव स्टडी होती है। अच्छा, इसको करना तो है ना पूरा प्रश्न को। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री अधिकार होते हैं। सही है, मेरे को तो नहीं पता, छोड़ो, मैंने गोला मारा, मुझे इसका उत्तर ही नहीं मालूम है। मैं अगले क्वेश्चन पे आया। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष और 60 वर्ष होता है। अभी बात की 60 वर्ष नहीं होता, ये सिर्फ 65 होता है शायद। तो ये यहाँ गलत कर दिया ना। अब मेरे को ये तो पता ही नहीं है, मेरे को नहीं पता, सही में नहीं पता, मैं तो इसको टिक मार के आगे बढ़ूंगा ना, क्योंकि मेरे को 3 ऑप्शन तो मालूम है। इस तरीके से प्रश्नों को डील करे तो बेहतर होगा। मैं करा दूंगा, तुम्हारी छुट्टी करा दूंगा डायरेक्ट ही। अरे मुझे ये बोला गया था कि इस क्लास को, हाँ हाँ सर आ रहे हैं। ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए, फिर हम बस थोड़े से प्रश्न करके वापस मैं दूसरी क्लास ले लूंगा। पढ़ लीजिए, पढ़िए। नहीं पढ़ा? चलो ठीक है सर, टाइम क्या हो गया? ठीक है फिर कर दो बंद इसको। मैं कल 9 से 11 भी आपको दोनों कंबाइन करा के करवा दूंगा पूरा, क्योंकि सिलेबस की विस्तृत चर्चा हो रखी है, तो फिर मेरे को दूसरी क्लास में वापस ये